हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स ITG नीट। आई होप आप जानते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE नीट, NTSC, ओलंपियाड, रेलवे, बैंकिंग, इस तरीके से हर सेक्टर, हर सेगमेंट में क्वालिटी एजुकेशन हम देते हैं एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रायल वर्जन है फिर पेड वर्जन है। पूरे तरीके से एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट पर आप क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस करते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com। आप चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स ITJ नीट, जो कि स्पेसिफिकली ITJ नीट के लिए, को भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गूगल प्ले से आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। IIT JEE में मैथमेटिक्स में क्लास 11th का आपका जो चैप्टर चल रहा है सोल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स, इसके बारे में हमने अभी तक कई डिटेल में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर किया है। बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे क्वेश्चंस और कई सारे PYQ के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और भी कई सारे कंसेप्ट सीखेंगे, कई सारी बारीकियाँ सीखेंगे, और आप देखेंगे कि कितने मज़ेदार तरीके से चीज़ों को वर्कआउट किया जा सकता है। आज में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के एरिया पर बेस्ड बहुत सारी हम बातें करेंगे, एंड ऑफ कोर्स समथिंग रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर्स कि ट्रायंगल में कैसे अलग अलग तरीके के सेंटर्स होते हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब हर अलग तरह के सेंटर। और इसी के साथ साथ ट्रायंगल को एरिया निकालने के क्या क्या बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, किन किन पैरामीटर से कैसे कैसे वर्कआउट किया जाता है, या एरिया और कई सारे अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स में क्या रिलेशन होता है, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम इवैल्यूएट या एक्सप्लोर करेंगे, और उसी पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस और PYQ के साथ इस लेक्चर को कल्मिनेट करेंगे। बिना किसी डिले के आई थिंक हम आज का लेक्चर अब शुरू कर सकते हैं। पर सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आप समझिए IIT JEE का हमारा जो मॉड्यूल है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या चीज़ें, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या चीज़ें डिलीवर करता है या लेकर आता है। हम पहले तो ये इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स कि हम हर एक चैप्टर में आपको बहुत ही डिटेल्ड, कॉम्प्रहेंसिव, बहुत थरो एक्सप्लेनेशन वीडियो बना कर दें हर थ्योरेटिकल कंसेप्ट के, ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल्स, ताकि आपको हर चैप्टर बहुत डिटेल में अच्छे से समझ आए और आप हर चैप्टर को अच्छे से अप्लाई करना सीख पाएँ क्वेश्चंस में। मतलब बेसिकली इट्स एन एग्जामिनेशन विच इज़ एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन। तो हमारा मोटिव है कि हम आपको कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी बिल्ड करवा पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स हम ये भी इंश्योर करने वाले हैं कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होगा हम आपको उसकी DPP प्रोवाइड करेंगे। DPP प्रोवाइड होगी तो DPP का वीडियो सोल्यूशन भी हम आपको क्रिएट करके देंगे, और DPP के साथ आप उस चैप्टर के, उस टॉपिक को और मजबूत और कंसोलिडेट बना पाएंगे। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि हम ये भी इंश्योर करने वाले हैं कि हम आपको हर चैप्टर पर एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन बैंक बना कर दें, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन से एक्सपोजर ले सकें और हर वैरायटी के क्वेश्चन से डील करना सीख पाएँ, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी भी तरीके से हेजिटेट ना हो, फ्लक्चुएट ना हो, और आप कॉन्फिडेंटली, कंफर्टेबली हर तरह के क्वेश्चंस को फेस या अटेम्प्ट कर पाएँ। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि आपके पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस यानी JEE मेंस और JEE एडवांस के हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और एक और बेहतर और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इस एग्जाम की कि देखो चीज़ें ऐसी होती हैं। ये सारी चीज़ें सबसीक्वेंटली प्लान्ड है, आने वाली हैं, सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलता रहेगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स आप हमसे हमारे डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। आपको जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी कंसेप्ट में परेशानी है, आपको बस उसका फोटोग्राफ क्लिक करना है। इस वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया होगा जिस पर लिखा होगा आस्क योर डाउट, वहाँ क्लिक करिए। आप वहाँ से अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, और आसानी से अपने डाउट्स हाथों हाथ विद इन 24 आवर्स और विद इन एटलीस्ट एन आवर हम आपको रिवर्ट करेंगे, और आपके डाउट को भी आप रिजॉल्व हमसे करवा सकते हैं। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि हम ऑफ कोर्स आपके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट लाने वाले हैं, जिसके थ्रू आप हर चैप्टर पर अपना सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एवैल्यूएशन कर पाएंगे, और आप देख पाएंगे कि उस चैप्टर पे आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई और आपने कितनी अच्छी कमांड हर एक चैप्टर पर हासिल की है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स हम ये भी लेकर आने वाले हैं कि आपको हर चीज़ को लेकर, हर वो चीज़ जो आपके एग्जाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, ताकि आप पूरे अटेंशन, पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाएँ, को लेकर जो भी ज़रूरी चीज़ है उसको लेकर हम सारे फैकल्टी मेम्बर्स आपको गाइडेंस देते रहेंगे, और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं उनको लेकर जो भी क्लैरिटी चाहिए सारे फैकल्टी मेम्बर्स टाइमली आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स आपके लिए वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट करेंगे हम हर एक चैप्टर के, तो बहुत ही प्रिसाइज, कंसाइज, टू द पॉइंट, विद ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स। हर चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन क्रिएट होगा, जिसके थ्रू आप आसानी से हर चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे और कॉन्फिडेंटली हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे।
IIT JEE मेंस और एडवांस के हम आपके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, जिसके थ्रू आप एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कई बार मॉक्स के थ्रू इन एग्जाम्स को अटेंड कर चुके होंगे और अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करना सीख चुके होंगे विद अ बेटर स्ट्रैटेजी, विद अ बेटर अप्रोच। ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आने वाला है एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करेंगे और बात करेंगे ट्रायंगल के एरिया के बारे में कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको स्क्रीन पर बहुत ही ज़रूरी सा, बहुत ही क्रूशियल सा ऑब्जर्वेशन नज़र आ रहा होगा कि सर जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स दे दी जाए और एक इंक्लूडेड एंगल दे दिया जाए, मेरे ख्याल से इस बारे में तो हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात की है। अगर आपको याद आ रहा हो तो एक छोटी सी बात मैं याद दिलाता हूँ। स्टूडेंट्स याद करिए, हमने एक ट्रायंगल को ऑब्जर्व किया था, अगर आपको याद आ रहा है। सर मान लो अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है, लेट्स है ना सर, अगर ये एक ट्रायंगल है तो लेट्स ड्रॉप एन एल्टीट्यूड, किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है सर, ये आपका हो जाता है एल्टीट्यूड। अभी क्या, अभी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ऑफकोर्स सर ये जो होगा एक 90 डिग्री एंगल होगा। बड़ी साधारण सी सुलझी हुई सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये सर एल्टीट्यूड है तो क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए कह सकता हूँ कि सर ये जो है आपकी हाइट है ना, और इस ट्रायंगल में अगर मैं कहना चाहूँ तो क्या मैं इसे आपको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए कह सकता हूँ बेस। और सर अगर किसी ट्रायंगल में हाइट और बेस पता है तो सर हमें काफ़ी कुछ पता है, क्योंकि अगर आप हाइट और बेस जानते हैं तो क्या आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ टास्क नहीं है, क्योंकि सर अगर ये है आपका A, ये है B और ये है अगर C, सर इस हाइट के बारे में जानने में हम थोड़े से इंटरेस्टेड हैं। मेरा ये कहना है अगर ये हाइट के बारे में आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो सोच के देखो, एंगल ए के अपोजिट साइड क्या होती है? सर एंगल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी और एंगल सी के अपोजिट साइड होती है स्मॉल सी। ये भी बातें हमने जानी है। सर एक छोटी सी बात ये कि सर मान लेते हैं अगर ये एक एंगल ए है, अगर ये एक एंगल है और ये एंगल जो है, ये एंगल सॉरी ये साइड जो है इसकी लेंथ है ए और ये जो साइड है इसकी लेंथ सी, यानी सर जो बेस है उसकी लेंथ कितनी है ए, बट सर हाइट नहीं पता है। हाइट पता की जा सकती है सर अगर हमें इसके यहाँ पर या तो ये ए और सी के बीच का एंगल या फिर बी और सी के बीच का एंगल दिया होता तो। कैसे सर, ये क्या थॉट है, कैसे आप समझाना चाह रहे हो? मैं कहता हूं कि मान लो हमें एंगल बी पता है तो हमें तीन चीजें पता है। हमें क्या पता है? हमें बेस पता है, यानी हमें ए पता है, हमें एक साइड पता है एक और, यानी कौन सी? सी साइड पता है, और हमें ए और साइड का इंक्लूडेड एंगल की ए और साइड मिलकर कौन सा एंगल बनाते हैं, वो एंगल है बी। तो हमें एंगल बी पता है। तो हमें तीन चीजें पता है, दो तो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल। अभी क्या, अभी बड़ी साधारण और सुलझी हुई सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स, अगर इस एल्टीट्यूड के बेस को, फीट को अगर मैं कहूँ डी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोच के बताओ स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा? आई एम रियली सॉरी, अगर मैं पूछूं आपसे साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा मतलब साइन बी। तो सोच के देखो सर, ये है एंगल बी, एंगल बी के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और ये है आपका क्या? हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि ये जो डिग्री है ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सीधी सी बात है सर, अगर आपसे कोई भी पूछता है साइन बी, तो आप साइन बी को क्या कहेंगे? हम साइन बी को कहेंगे परपेंडिकुलर, दैट्स ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स कितना? दैट्स ए बी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर सर ए डी पूछा ही जा रहा है, ए डी अगर पूछा ही जा रहा है, सो दैट विल बी ए बी साइन थीटा। एंड व्हाट इज ए बी? ए बी इज नथिंग बट सी साइन थीटा। एंड इफ इट इज सी साइन थीटा, थीटा मीन्स व्हाट? द एंगल, दैट्स बी। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? ए डी इज नथिंग बट दी हाइट। तो सर हाइट भी मेरे ख्याल से हमें पता है, और हाइट की अगर आपसे कोई वैल्यू पूछता है तो आप क्या कहेंगे? सर हाइट जो है वो है सी साइन बी। सर हाइट जो है वो है सी साइन बी। इससे क्या फ़ायदा हुआ? आई थिंक अब तो एक क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो एक कंसेप्ट ही हमें क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इस ट्रायंगल ए बी सी का हमसे कोई एरिया पूछता है तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? सर ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा दैट इज हाफ बेस इंटू वॉट? इंटू हाइट। और सर अगर कहीं से भी मुझे कोई भी बेस और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट पता चल गई है, तो बेस अगर माना है ए, अगर बेस माना है ए, तो हाइट क्या है सर? सी टाइम्स साइन बी। तो क्या मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा दैट विल बी हाफ ए सी, और क्या स्टूडेंट्स? ए सी साइन बी। यानी आप बड़ी ज़रूरी बात कह सकते हो सर कि अगर मुझे दो कोई भी साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल पता है तो एरिया का फॉर्मूला हाफ द प्रोडक्ट ऑफ दोज इंक्लूडेड साइड, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड, एंड ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग, मतलब उसी प्रोडक्ट में एक और आप फैक्टर लेंगे, दैट विल बी क्या? वो जो उन दोनों इंक्लूडेड साइड्स हैं उनके बीच के एंगल का साइन रेशो। क्या इसमें कोई डाउट है? यानी कि अगर मैं बड़ी साधारण सी सुलझी सी बात सॉर्टेड मैनर में आपको समझाना चाहूँ तो क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स एंड साइन रेशो ऑफ दैट इंक्लूडेड एंगल। सर यहाँ से क्या कुछ भी बना सकते हैं? हाँ, तीनों तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर? अगर हाफ लिया और अगर हमने ली दोनों साइड्स ए और बी, तो ए और बी साइड्स के बीच में एंगल कौन सा होता है? सी। तो आप क्या लेंगे? आप लेंगे साइन सी।
क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? आई होप आपको पैटर्न दिख रहा है, सीधा सीधा सॉर्टेड सा पैटर्न है और इसमें फॉर्मूले पैटर्न बेस्ड ही होंगे। अगर आप पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर पाते हो तो बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं है सर। इसके अलावा अगर मैं लेता हूँ हाफ ए सी के बजाय लेट्स से ए बी के बजाय लेट्स से बी सी, तो बी सी के बीच क्या होगा सर? बी और सी के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी एंगल ए। तो एंगल ए का साइन रेशियो मतलब साइन ए। एंड ऑफ कोर्स एक और छोटी सी बात सर, अगर ए और सी लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं हाफ ए सी, और यहाँ पे क्या आ जाने वाला है सर? यहाँ पर आ जाने वाला है साइन ऑफ एंगल बी। आई होप इन बातों में किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं है। सीधा सा फॉर्मूला है, किस केस में निकालना है स्टूडेंट? जब आपको दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया हो। आई होप बड़ा सिंपल सा, सीधा सीधा, डायरेक्ट सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्मूला है। और अगर ये फॉर्मूला समझ आया तो एक और फॉर्मूला निकल कर आता है, दिस इज कॉल्ड हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला भी कहते हैं इसे, बल्कि हालांकि लेकिन मेरे ख्याल से आपको कहना है कि सर हेरॉन्स फॉर्मूला में जाने के बजाय मैं तो कहता हूं कि हम इसे डायरेक्टली याद कैसे रख सकते हैं। नाम से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि चीज़ें कैसे निकल कर आती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मुझे अगेन कोई ट्रायंगल दे दिया जा रहा है, इफ़ हम गिवन अ ट्रायंगल, अगर कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल है ना, इट कैन बी एनी ट्रायंगल, लेट्स से सर दिस इज अ रैंडम ट्रायंगल। तो सर ऑफ कोर्स मुझे पता होंगी इसकी तीनों साइड, साइड ए, साइड बी और साइड सी। तो सर इन केस इफ आई एम टोल्ड कि इसकी तीनों साइड्स क्या हैं, क्या तब भी एरिया निकाला जा सकता है? मेरा यकीन करिए, अगर बस तीनों साइड्स ही कोई आपको किसी ट्रायंगल की दे देता है तब भी आप बहुत आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हो। कैसे? ये फॉर्मूला कहता है कि सर पहले तो आप पेरीमीटर निकाल लो, या रादर इन मोर स्पेसिफिक मैनर सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सर ट्रायंगल की अगर तीनों साइड्स पता है तो उन तीनों का सम जो होगा वो आपकी क्या होगी? पेरीमीटर। और उन तीनों के सम का हाफ अगर हम कर देंगे तो वो क्या होगी? सेमी पेरीमीटर। ये काफ़ी क्रूशियल कंसेप्ट है सेमी पेरीमीटर, एज फार एज इन पॉलीगन्स के एरिया इज कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स। अगर साइड्स के बेसिस पे साइड गिवन है और अगर आपसे किसी भी पॉलीगन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, अगर इनका एरिया पूछा जाता है तो सेमी पेरीमीटर एक बहुत ही क्रूशियल सा रोल प्ले करता है। ये बात आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में भी रियलाइज करोगे, बट फिलहाल अगर मैं बात करूं तो किसकी बात करना चाह रहा हूँ? एक ट्रायंगल की, जिसमें अगर मुझे तीनों साइड्स पता है तो आप क्या निकाल लीजिए? सेमी पेरीमीटर। इससे क्या फ़ायदा होगा सर? इससे ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स कि जैसे ही आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या फॉर्मूला? कि सर सेमी पेरीमीटर में से, आई होप आपको दिख रहा है एस एस माइनस ए, है ना? तो सर सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर में से एक बार ए, एक बार सेमी पेरीमीटर में से बी और एक बार सेमी पेरीमीटर में से सी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आपने एक एक करके तीनों साइड सब्ट्रैक्ट करके सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दी तो ऑफ कोर्स आपको जो मिलेगा वो कुछ नहीं होगा, वो अगेन उसी ट्रायंगल का एरिया होगा। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही सॉर्टेड सा, सुलझा हुआ सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट सा फॉर्मूला है। एंड क्या बोला जा रहा है? जब तीनों साइड्स आर गिवन, व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन, all you need to do is first of all figure out the semi perimeter and put that data into this formula and you will get the answer quite easily. I hope आप इस तरीके से भी फॉर्मूला निकालना समझ पा रहे हो। एंड मेरा यकीन है इसे आप अपनी चीट शीट पर ज़रूर लिख रहे हो ताकि आपको सारे फॉर्मूले याद रहें और अपने अप्लाई करना सीख पाएँ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आई होप बहुत सॉर्टेड से सुलझे से फॉर्मूले जो किसी ना किसी फॉर्म में आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े हैं। अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो एक और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है। ये क्या है? बहुत ध्यान सुनिएगा। जब तीन साइड्स दी गई हैं, जब तीन साइड्स दी गई हैं और पूरा हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने के बजाय मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ, अगर मैं उसको थोड़ा और आसानी से निकालना चाहूँ तो अगर फॉर्चुनेटली आपको पता है कि सर सर्क्यूम रेडियस क्या है, डू यू रिमेंबर व्हाट इज सर्क्यूम रेडियस स्टूडेंट्स? अगर मैं थोड़ा सा चीज़ें विजुलाइज करवाना चाहूँ तो मान लो स्टूडेंट्स कि आपके पास एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है। मैं उल्टा कहना चाह रहा था बट अब मैं ऐसे ही समझाना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। और एक लेट्स से आपके पास ट्रायंगल है, लेट्स से देयर इज अ ट्रायंगल, बेसिकली देयर इज लेट्स से अ ट्रायंगल। ऐसा सर एक क्या है भाई? ट्रायंगल। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? मान लो यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा सिंपल सा सॉर्टेड सा ट्रायंगल है, तो क्या? तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर बेसिकली एक सर्कल है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड है किसी ट्रायंगल पर, और सर्कमस्क्राइब्ड होना जानते हैं आप सब कि सर वो जो सर्कल है वो ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस से पास हो रहा है। अगर मुझे इस सर्कल की रेडियस पता है, इफ आई बाय चांस गेट टू नो और हैपन्स टू नो सर व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, तो सर मान लो कि सर इस सर्कल का सेंटर ये है और इस सर्कल के सेंटर से अगर मैं कनेक्ट करूं किसी भी वर्टेक्स को, सी को या ए को या बी को या एनीवेयर ऑन इट्स पेरीमीटर, शैलाई से ये जो डिस्टेंसेस होंगी ये हमारी क्या होंगी? सर्कम रेडियस, या इसे कह लो या इसे कह लो या इसे कह लो। ये सब जो पॉइंट्स हैं आपके, ये सब क्या हैं? ये क्लियरली आपके कुछ नहीं है, ये क्लियरली आपकी सर्कम रेडियस है। इसका क्या मतलब सर? इसका बड़ा साधारण सा, सॉर्टेड सा, सुलझा हुआ सा मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर आपको तीनों साइड्स पता है तो हेरॉन्स फॉर्मूला तो आपके पास हमेशा है अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों का प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसके अलावा अगर बाई चांस आपको पता है सर्कम रेडियस,
आई होप आप समझ पा रहे हो। सर्कम रेडियस मतलब एक ट्रायंगल पर सर्कमस्क्राइब सर्कल की रेडियस, सर्कमस्क्राइब मतलब उसकी तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल, है ना। तो सर अगर इसकी रेडियस पता है और अगर तीनों साइड्स पता है, ऑफ कोर्स ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी, तो भी आप ट्रायंगल का एरिया कह सकते हो तीनों साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ दी सर्कम रेडियस, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ दी सर्कम रेडियस। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आप इस सर्कल का, सॉरी ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हो। आई होप ये बात याद रहेगी। और सर्कम रेडियस को लेकर आप कंफ्यूज नहीं है, बाय नोशन एक कन्वेंशन है, ट्रेडिशनली हम मानते चले आए हैं स्टूडेंट्स कि ये जो आपकी कैपिटल आर है ये हमेशा आपकी सर्कम रेडियस ही होगी। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो कैपिटल आर है ये हमेशा आपकी सर्कम रेडियस ही होगी। सर्कम रेडियस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? सर्कम रेडियस का मतलब होता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस, और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस मतलब तीनों वर्टाइसेस से ट्रायंगल के पास होने वाला सर्कल। और दूसरी ज़रूरी बात, इंस्क्राइब्ड सर्कल की इन रेडियस को कन्वेंशनली हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की यानी बाहर वाले बड़े वाले सर्कल की रेडियस को हम कैपिटल आर या बिग आर से डिनोट करेंगे। आई होप ये दोनों बेसिक सी बातें आपको याद रहेंगी। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो और क्या, देयर आर मोर फॉर्मूले, देयर आर मल्टीपल फॉर्मूले। कैसे? जैसे एक और फॉर्मूला आता है, मान लो अगर आपको दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड दी है। देखो दो बातें होती है स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या सीखा था? अभी हमने सीखा था कि सर अगर सिनेरियो ऐसा है, कैसा है कि दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल पता है, दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल पता है तो हम निकाल पा रहे थे। इस बार मान लो आपको दो एंगल, जैसे एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है और इनके बीच ऑफकोर्स साइड्स कौन सी होगी? सी। बड़ा सिंपल सा पैटर्न है क्योंकि यहाँ पे एंगल सी होगा। तो अगर आपको ये तीन चीज़ें पता है, या तो दो साइड और उनके बीच का एंगल, या दो एंगल और उनके बीच की साइड, इंक्लूडेड साइड, तो भी क्या आप एरिया दे सकते हो। बहुत ही सुलझाव सा फॉर्मूला है। जो भी दो एंगल दिए, जैसे बी और सी दिए तो साइन बी इंटू साइन सी, ऑफकोर्स ए स्क्वायर अपॉन साइन बी प्लस सी, ये सब वहीं से बन रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट से ही। यानी मैं अगर आपको पैटर्न दिखाना चाहूँ, जैसे ये एक फॉर्मूला लिखा है आपके पास, तो इस ट्रायंगल ए बी सी का अगर आप एरिया लिखना चाहो, आयो बड़ी सॉर्टेड सी बात है, ये आपकी साइड ए होगी, आपकी साइड बी होगी। तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी का आप एरिया लिखेंगे, बड़ी ही सुलझी हुई सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मान लो आपको पता है साइड लेट से ए, साइड लेट से आपको ए पता है ना, और साइड ए जब पता है तो इसको इंक्लूड कौन से दो एंगल्स करते हैं? इसको इंक्लूड करते हैं बी और सी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइन बी इंटू साइन सी करना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ बी प्लस सी लिख देना है। बस इससे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, बस इससे आपकी बात सीधी सी बन जाएगी। क्या आपको ये बात समझ आई? एक छोटा सा काम, इस ए का स्क्वायर होगा क्योंकि दो साइड्स का प्रोडक्ट तो ऑफकोर्स ज़रूरी है, बाकी एंगल आप यहाँ से ढूंढ लाएंगे। कोई बड़ा चैलेंज, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। और ये एक्चुअली फॉर्मूला सीधा वहीं से बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो। जैसे ही आप b प्लस सी को हटाओगे तो इसको मैं पाई माइनस ए लिख सकता हूँ क्या? बस वही लिखते लिखते आप आसानी से इसको वर्कआउट कर लेंगे। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो बस पैटर्न के बेसिस पर मैं फॉर्मूले रिवाइज करवा देना चाह रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूले याद रह जाएँ। तो फॉर्मूले याद रहने के तौर पर अगर मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बताना चाहूँ तो यहीं पर, इसी पर, अगर इसी पर एक और मैं ए के बजाय दूसरी साइड लेता तो वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ जल्दी से, अगर बी का स्क्वायर क्या है तो बी साइड को कौन इंक्लूड कर रहे हैं? सर उसको एंगल ए और एंगल सी इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे सर? आप लिखेंगे साइन ए इंटू साइन सी डिवाइडेड बाय ऑफकोर्स व्हाट? ऑफकोर्स साइन ए प्लस सी। आई होप इसमें कोई फ्लक्चुएशन या डाउट नहीं है। अभी क्या, अगर सर इसी तरीके से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाला तो क्या सी स्क्वायर पे भी काम कर सकते थे? मान लो अगर थर्ड साइड सी दी हुई है और उसको इंक्लूड करने वाले एंगल ए और बी दिए हुए हैं, तो आई होप अब आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर चुके हो कि न्यूमरेटर में लिखेंगे हम साइन ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे साइन ए प्लस बी। क्या किसी भी फॉर्मूले में स्टूडेंट्स कहीं भी कोई डाउट है? आई होप तीनों फॉर्मूले आप लिख पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ जब आप चीट शीट बना रहे हो तो कोई सा भी एक फॉर्मूला लिख लो, इतनी बड़ी चीट शीट बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आप जैसे ही ये वाला फॉर्मूला लिख लोगे बस इतना सा, तो आपको पैटर्न दिख जाएगा ना। और अगर ए बी सी दिख गया तो यहाँ पे आप बी ए सी भी बना लोगे और सी ए बी भी बना ही लोगे। तो मेरे ख्याल से बस ऐसा इतना लिखो, शॉर्ट में लिखो, काम का लिखो। पर अगेन ये देख कर ये दो और याद होने चाहिए, और इन्हें रिवाइज करिए, इन्हें दोहराइए, इन्हें बार बार रिपीट करिए, सुबह दोपहर शाम, जैसे एक डॉक्टर आपको दवाई कहता है उसी तरीके से इन्हें देखिए, इन्हें पढ़िए, इन्हें बार बार दोहराइए, और कॉन्शियसली पढ़िए। कॉन्शियसली मतलब बस पढ़ने के लिए मत पढ़िए कि सर हाँ रोज़ में 3 बार पढ़ रहा हूँ, याद तो नहीं हो रहा है। अगर आप सच में एफर्ट्स डाल रहे हो, अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो, अगर आप अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि हाँ यहाँ पर ये फॉर्मूला ऐसे लगता है, इसको मैं ऐसे याद रख सकता हूँ, आप सच में डेलिबरेटली इस इंटेंट के साथ पढ़ रहे हो कि सर मुझे याद करना ही है फॉर्मूले, तो बेशक आपको ये याद होंगे। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। और मेरा यकीन करिए ये एक इनएविटेबल पार्ट है आपकी प्रोसेस का, आपकी तैयारी का, कि आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, उनसे गुजरना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में, किसी ना किसी फॉर्म में अप्लाई हो
रहे होते हैं और बहुत सटली हो रहे होते हैं, फिर तब हमको याद आता है अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि सारे याद हों, क्योंकि जितने अच्छे से आपको बेसिक्स पता होंगे उतनी ईजिली आप आंसर इवैल्यूएट कर पाएंगे। विद दैट स्टूडेंट्स शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, आई होप दोनों बातें पता है। जब दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल और जब दो एंगल्स और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड दोनों बातें हों तो किस तरीके से एरिया निकाला जाता है। अगर ये सारी बातें समझ आई तो एक बहुत ही सॉर्टेड सा, सुलझा हुआ सा, डायरेक्ट सा क्वेश्चन, सारा डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, बस आपको आपकी अभी तक जो प्रॉपर्टी सिखाई गई है उन्हें रिकलेक्ट करके यहाँ अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो जल्दी से डिले मत करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए स्क्रीन पॉज करके और दोनों बातें लिखिए कि आपने क्या अप्रोच यूज़ की, आपकी क्या मेथड रही और ऑफ कोर्स आप क्या आंसर लेकर आए। मेरा यकीन है हर स्टूडेंट के पास अपनी एक यूनिक अप्रोच होगी, मैटर क्या करता है अभी फिलहाल तो आंसर। तो जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स और बताइए आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया। एक बहुत ही सिंपल सा, सॉर्टेड सा, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। क्या करना होगा समझो बात को। सर हमको बोल रहा है एरिया ट्रायंगल ऑफ एबीसी 9√3/2 है, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। ए फिगर आउट करना है, ठीक है सर, वो भी सोच लेंगे। कहानी क्या है सर? कहानी है कि एंगल ए हमें दे रखा है 2π/3 और बी माइनस सी दिया हुआ है 3√3। अब करेंगे क्या, क्या निकालेंगे, क्या सोचेंगे? आई होप आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने अप्रोच सोची होगी, कोई थॉट लिया होगा। मैं कह रहा हूँ सर एंगल ए दिया है ना, एंगल ए दिया है तो एक काम करते हैं, हमारे पास एंगल अगर दिया हो, अगर एंगल दिया हो तो कुछ तो सोचा जा सकता है। आप सारी बातें छोड़ो, क्या आप मुझे ट्रायंगल एबीसी का ये फॉर्मूला बता सकते हो कि हाँ सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है हाफ। अगर सर एंगल पता है और वो एंगल किन दोनों साइड से इंक्लूडेड है, अगर वो पता है, अगर नहीं भी पता है तो फॉर्मूला क्या है? हाफ। दो साइड्स, अगर एंगल ए है तो साइड्स कौन सी होंगी? ऑफ कोर्स एंगल ए होगा साइड्स बी और सी के बीच में, तो साइड्स बी और सी। और क्या स्टूडेंट? साइन ऑफ एंगल ए। क्या इसमें कोई डाउट है? आई होप बड़ी सुलझी हुई सी, साधारण सी बात मैंने लिखी यहाँ पर। और ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है सर? इसका एरिया है 9√3/2, ठीक है सर। इसका जो एरिया है दैट इज 9 टाइम्स √3/2 इज इक्वल टू हाफ। सर बीसी अभी नहीं पता है, बट बीसी में एक रिलेशन हमें पता है, एक यहाँ से आ जाएगा और ए फिर शायद कुछ ना कुछ करके निकाल लेंगे। दूसरी बात, अगर ये BC है तो बचा क्या? साइन ए। व्हाट इज ए? सर ए है 2π/3। सर ए कितना है? सर ए है 2π/3। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर 2π/3 कितना होता है, हमको तो नहीं पता, तो आप निकाल सकते हो। कैसे? जैसे सोचो 2π/3 को आप क्या लिख सकते हो, सुनिएगा ध्यान से। क्या मैं 2π/3 को स्टूडेंट्स 3π माइनस पाई लिख सकता हूँ? आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही। 3π माइनस पाई लिखने का मतलब क्या? अगर 3 से डिवाइड किया तो देखो स्टूडेंट्स से क्या बन जा रहा है सर? ये बन जा रहा है पाई माइनस π/3। तो ये क्या बन जा रहा है स्टूडेंट्स? पाई माइनस π/3। सर इससे क्या फ़ायदा हुआ? सर इससे तो सब कुछ ही हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सर पाई के कारण एंगल सब्ट्रैक्ट होके साइन जो आपका है सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है जहाँ पे पॉजिटिव होता है, और पाई के कारण साइन साइन ही रहेगा। तो कहना है इसे सर ये वैल्यू हो जाती है आपकी साइन π/3। तो जो आपका लिखा हुआ था साइन 2π/3 दैट बिकम साइन π/3। क्या इसमें कोई डाउट है? आई होप बड़ी सुलझी हुई सी बातें मैं कर रहा हूँ आपसे। अब आगे क्या करेंगे? आगे मेरे ख्याल से अगर आप सोचना चाहते हो सर, पहले सबसे छोटी सी बात, साइन π/3 यानी दैट साइन 60 डिग्री। साइन 60 यानी क्या? √3/2। तो क्या मैं यहीं इसे √3/2 लिख सकता हूँ? आई होप बहुत ज़्यादा चीज़ें हम कॉम्प्लिकेट नहीं कर दे रहे हैं। अभी क्या सर? अब तो चीज़ें बहुत सुलझी हुई हैं, क्योंकि सर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा ये √3/2 इस √3/2 से कैंसिल होता है, तो BC की जो वैल्यू आती है 9 × 2 18 आती है। तो BC कितना आता है सर? BC आता है 18। इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा हुआ सर? मतलब क्या वर्कआउट कर पा रहे हो आप, क्या निकल के आ रहा है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, B माइनस सी पता है और BC पता है, और हमें क्या चाहिए? A। अच्छा एक छोटी सी बात और, ये क्या लिखा है सर? एंगल ए। क्या आप मुझे कॉस ए बता सकते हो कोसाइन रूल से? सर अगर कोसाइन रूल की बात करें, अगर कोसाइन रूल की बात करें, मैंने ऐसा क्यों पूछा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ए की बात करें तो ए के लिए जो साइड्स नीडेड होती हैं वो कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? वो होती हैं बी और सी। तो B² C²। ए के अपोजिट कौन सी साइड होती है? A²। अपॉन में क्या आ जाने वाला है स्टूडेंट? सर अपॉन में आप लिखते हैं 2BC। अब क्या? आई थिंक अब तो सर चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड हैं, लेकिन इसका क्या करेंगे? B² + C²। सर हमें तो अभी तक चीज़ें B और C की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता है, हमें तो B माइनस C पता है। तो क्या कर सकते हैं? मेरा कहना है, एक सजेशन है आपके पास, एक छोटा सा इनपुट है स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये लिखा है B² + C² है ना, हमें B माइनस C पता है। क्या मैं यहाँ पर -2BC + 2BC कर सकता हूँ? आई होप इससे कोई परेशानी आपको नहीं हो रही। और ऐसा क्यों किया ये आपको स्ट्राइक किया होगा सर? यहाँ पर लिखा है cos A। cos A यानी क्या सर? cos A यानी cos 2π/3। cos 2π/3 पर हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये लिखा है कितना? cos 2π/3। व्हाट डू वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड? बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, कहना इसे दैट्स बी माइनस सी का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया कैसा क्यों लिखा। सो दैट्स बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बच क्या रहा है सर? बच जा रहा है ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच रहा है सर? ये बच रहा है 2bc, और यहाँ पे क्या बच रहा है डिनोमिनेटर में भी 2bc। आई थिंक अब सारी वैल्यूज नोन है, दिस वी ऑल नो, इवन दिस वी ऑल नो, है ना। तो ए स्क्वायर निकालना आसान है, आसानी से फिगर आउट किया जा सकता है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आई होप आपको स्ट्राइक कर रहा है। अगेन cos 2π/3 कैसे सोचेंगे? मेरा कहना है सर 2π/3 को क्या मैं 3π माइनस पाई लिख सकता हूँ? मतलब वापस क्या हो जाने वाला है? वापस ये पाई माइनस π/3 हो जाने वाला है। अब क्या, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि cos पाई, सर पाई के कारण cos तो cos ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाने वाला है, तो हो जाने वाला है माइनस cos π/3। क्या ये बात आपको समझ आई? तो ये हो जाने वाला है कितना स्टूडेंट? सर ये हो जाएगा माइनस cos π/3। आई होप आपको दिख रहा है। π/3 यानी कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री cos 60 यानी sin 30, sin 30 कितना? 1/2, तो दिस विल बी माइनस 1/2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स माइनस 1/2। राइट हैंड साइड पर क्या? पहले लिखते हैं b माइनस सी। b माइनस सी कितना दिया सर? b माइनस दिया है 3√3, तो हमें क्या करना है? 3√3 का स्क्वायर, दैट्स कितना? 9 × 3। आई होप आपको बात समझ आ रही है ना। इसके बाद क्या? माइनस ए स्क्वायर, जो कि हमें फिगर आउट करना है। BC आई थिंक हमने निकाला था, BC कितना आ रहा था? 18। आई होप आपको ये बात भी याद है। तो जैसे ही 18 आ रहा था तो ये हो जाने वाला है कितना? आई एम रियली सॉरी, ए स्क्वायर के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव साइन। तो ये कितना है स्टूडेंट्स? BC दैट्स 18, तो दिस इज 2 × 18, है ना। और डिनोमिनेटर में भी 18 का डबल, दैट्स 2 × 18। क्या अब आप इजीली चीज़ें निकाल सकते हो? मेरे ख्याल से बहुत सॉर्टेड से मैनर में काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्रेस्ड है और आपको सिर्फ ए तक पहुंचना है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला काम कि सर ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब क्या करेंगे? अब मेरा कहना है कि सर 18 को इस तरफ ले आते हैं। 18 को जैसे इस तरफ लेकर आए तो क्या दिख रहा है वो सुनिएगा। सर 18 को जैसे इस तरफ लेकर आए तो हो जाता है -18, ये हो जाता है -18 इज इक्वल टू, व्हाट डू वी हैव हियर सर? 9 × 3 27, ये कितना है? 27। 18 × 2 36, 27 + 36। अगर 27 + 36 करें तो 27 + 6 33, 33 + 3 विल बी 63। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो 27 + 36 हो जाता है 63, है ना। 63 को इधर ले जाते हैं और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है, बट मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो देखते हैं, है ना। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 × 3 27, 18 × 2 कितना? 36, 27 + 36 ऑफ कोर्स 27 + 6 कितना? 33 + 63, तो ये हो जा रहा है 63 के देखते हैं, है ना। सही है वो, मेरे ख्याल से गड़बड़ ये है कि बिल्कुल सही है। ये हो जा रहा है 63 और ये हो जा रहा है माइनस ए स्क्वायर। ऑफ कोर्स ए स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट किया तो ये हो जाता है 63 - 18, है ना। हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, खैर ठीक है अब कर रहे हैं तो अभी चलेगा। 63 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 53, 53 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना? 50, और 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 45। तो ए स्क्वायर कितना आ रहा है सर? ए स्क्वायर आता है 45। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, सीधी सी बात है। और 45 का अंडर रूट क्या मैं 45 को 9 × 5 लिख सकता हूँ? और जैसे ही आप 9 × 5 का अंडर रूट लेंगे तो जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स? 3 टाइम्स √5, है ना। बड़ी सुलझी हुई सी बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक साइड है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना शोभा देगा। तो क्या ये बात आपको समझ आई? तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि ए की क्या वैल्यू होगी, आई वुड हैव सेड कितना स्टूडेंट्स? 3√5। क्या इस कैलकुलेशन या इस क्वेश्चन या इस सोल्यूशन में आपको कोई डाउट है? एक सीधा क्वेश्चन, इसमें क्या क्या यूज़ किया? पहला तो हमने ट्राइंगल का एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ किया, फिर हमने कौन सा रूल यूज़ किया? हमने कोसाइन रूल यूज़ किया, और इस तरीके से हमने चीज़ों को डायरेक्ट सा वर्कआउट किया। आई होप एक सिंपल सा डायरेक्ट सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक क्वेश्चन था। अभी क्या सर, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की। अभी क्या दिख रहा है? वो कह रहा है P1, P2 और P3 जो हैं वो एल्टीट्यूड्स की लेंथ हैं, किसके? ट्रायंगल ABC की, फ्रॉम द वर्टाइसेस A, B and C ऑफ कोर्स। और डेल्टा जो है वो एरिया है ट्रायंगल का, तो वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, किसकी? P1, P2, P3 की रिस्पेक्टिव -2 पावर्स की। ठीक है सर, बात करेंगे। मैं पहले एक रैंडम सा थॉट आपको देना चाह रहा हूँ कि मान लो आपके पास ये ट्रायंगल है, मान लो आपके पास ये ट्रायंगल है ना, ये आपका लेट्स से ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ऑफ कोर्स देयर इज एन एल्टीट्यूड, है ना। तो यहाँ पर सर मान लो एक एल्टीट्यूड है, लेट्स से ये आपका एल्टीट्यूड है। अभी क्या, अभी बस साधारण सी बात है कि मान लो ये है आपका A, ये आपका B और ये है आपका C। सर अगर ये है एल्टीट्यूड जिसे आप कहते हो P1, और अगर ये जो साइड है इसे आप कहते हो स्मॉल a, तो क्या आप मुझे ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो? मेरे ख्याल से सर ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो मैं लिखूंगा कितना? हाफ बेस यानी a, और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है? P1। क्या है यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर P1 की जो वैल्यू है वो आप कह सकते हो P1 विल बी 2 को डेल्टा से मल्टीप्लाई किया तो 2 डेल्टा अपॉन a। तो सर अगर P1 की ये वैल्यू है 2 डेल्टा अपॉन a, क्योंकि P1 जो a वर्टेक्स से एल्टीट्यूड था, तो P2 कितना होगा सर? P2 होगा 2 डेल्टा अपॉन b, एंड सर व्हाट विल बी P3? सर P3 जो होगा वो होगा 2 डेल्टा अपॉन ऑफ कोर्स c।
क्या तीनों बातें आपको समझ आई? अब वो क्या पूछ रहे हैं, P1 टू द पावर -2, यानी टेक्निकली वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है 1/P1 स्क्वायर प्लस 1/P2 स्क्वायर प्लस 1/P3 स्क्वायर। ठीक है सर, मतलब बेसिकली इन सब के स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल, मतलब 2 डेल्टा अपॉन ए, 2 डेल्टा अपॉन बी और 2 डेल्टा अपॉन सी के स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल। देखो ना, आप उनके स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल है, तो कहना है इसे जब इनके स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल करोगे तो स्क्वायर तो कर देंगे, बट रेसिप्रोकल क्या होगा सर, a/2 डेल्टा, b/2 डेल्टा और c/2 डेल्टा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ से जो हमें दिखेगा वो क्या दिखेगा सर, यहाँ दिखेगा a/2 डेल्टा का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या दिखेगा b/2 डेल्टा का स्क्वायर और यहाँ से क्या दिखेगा c/2 डेल्टा का स्क्वायर। क्या इन सारी स्टेप्स में कोई डाउट है सर? सबसे ज़रूरी और सबसे पहली और सॉर्टेड सी बात ये कि 2 डेल्टा का 2 डेल्टा और 2 डेल्टा का जो स्क्वायर है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो हमें क्या दिखेगा 1/2 डेल्टा का स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 4 डेल्टा स्क्वायर। और अंदर क्या दिख रहा है सर, अंदर दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये जो हो जाने वाली है हमारी क्या हो जाने वाली है वैल्यू। लेकिन सर इसमें क्या कुछ और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? मेरे ख्याल से थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, थोड़ा और चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम इससे कुछ वर्कआउट कर पाएँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को कुछ सोच पाए तो क्या यहाँ तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? सर 4 डेल्टा स्क्वायर तो बहुत ही सॉर्टेड सी बात है, ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल का एरिया हमने फिगर आउट किया है ना, ट्रायंगल का एरिया के टर्म से हमने लिखा। लेकिन मुझे ये चाहिए कि सर ये जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आपने माना है, ये तो आपकी एज्यूम्ड वैल्यू है ना, आपका तो सोल्यूशन क्या है, आपका सोल्यूशन है P1 टू द पावर -2, P2 टू द पावर -2, P3 टू द पावर -2 का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड मैनर में आपको डेल्टा या वर्टाइसेस a b और c के टर्म्स में दिखना चाहिए। कि आपको ये रीजन ये कंक्लूजन समझ आ रहा है? तो इनका क्या करें, बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट्स, या तो आप साइन रूल के टर्म्स में सोच लो या डेल्टा के कॉन्टेक्स्ट में सोच लो, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से सोचो, थॉट दीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ से आप क्या इसका करेंगे। बेसिकली आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विच यू कैन वेरी इजीली गेट रिड ऑफ अगर आपको बेसिक्स पता है। तो अगर आपको अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए हैं वो याद है तो जल्दी से फॉर्मूले अप्लाई करिए, रिकॉल करिए, रिकलेक्ट करिए और इसके बाद वाली नेक्स्ट स्टेप लिख के मुझे आंसर कमेंट्स में क्विकली बताइए। गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से अगर इसमें आप कुछ और सोचते भी हो, जैसे कि अगर आपने थॉट लेकर आए कि सर साइन रूल लगा के देखते हैं, तो साइन रूल से भी आप वो रेशियो लाओगे ना, तो वहाँ पर एक नया वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कर दोगे। या फिर कुछ और भी सोचा, जैसे एरिया के फॉर्मूले से भी कुछ सोचा, आयरॉन्स फॉर्मूला लगाया, कुछ भी लगाया, तो इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा कैंसिलिफिकेशन एंड नलिफिकेशन नहीं कर पाओगे। आप ऑफकोर्स इन वेरिएबल्स को जब इरेडिकेट करने की कोशिश करोगे ना, तो कोई ना कोई एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑफकोर्स कोई ना कोई चीज़ यहाँ रहने वाली है। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो मेरी क्लास से जो सिंप्लीफाइड वर्जन जो होगा वो लिखना होगा आपको, यही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। या फिर और भी सिंप्लीफाइड वर्जन्स हो सकते हैं, बट ये वेरिएबल जो है ये रिमूव नहीं होगा, कोई ना कोई वेरिएबल यहाँ रहेगा। आई होप ये पार्ट आपको समझ आया। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो क्या हम अगला कंसेप्ट समझ सकते हैं? जो नेक्स्ट कंसेप्ट आज के चैप्टर में आ रहा है दैट इज कॉल्ड सर्कल कनेक्टेड विद अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल से सर्कल कनेक्टेड होने का क्या मतलब है? जनरली दो तरह के सिनेरियो से आप डील करेंगे स्टूडेंट्स, दो बहुत ही मेजर से क्रूशियल से सिनेरियो से आप डील करेंगे। एक केस तो ये होगा स्टूडेंट्स कि अक्सर आपका जो ट्रायंगल होगा उसके बाहर आपको एक सर्कल दिखाई देगा। आपका जो ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स उसके बाहर आपको एक सर्कल दिखाई देगा। अक्सर एक केस तो आपको जनरली ये मिलने वाला है। पहली चीज़ तो ये होगी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा कुछ आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ, शिफ्ट होता हुआ, क्रिएट होता हुआ मेरे ख्याल से दिखेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट इट अ प्रॉपर वन। मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए और आई थिंक वी आर क्लोज टू क्रिएटिंग दैट। तो इस तरीके से सर्कल दिखेगा। और कैसा सर्कल दिख सकता है? बिल्कुल एक तरह का और सर्कल दिख सकता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक और कैटेगरी का सर्कल आपको दिख सकता है जो कि आपके ट्रायंगल के अंदर होपफुली बन रहा होगा इस तरीके से। और ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका एक और ट्रायंगल के अंदर आपको सर्कल बनता हुआ दिख सकता है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? आई होप ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी बात नहीं है और ये सुलझी हुई सी बात आप इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हो। अगर मैंने इसको थोड़ा सा और प्रॉपर्ली बनाया तो आई होप इस अजम्पशन को आप ले सकते हो कि वो यहाँ भी टच कर ही रहा है, और तो बिल्कुल प्रॉपर्ली वो दिख नहीं रहा है। अब अगर मैं बात कंक्लूड करता हूँ तो ये दोनों सर्कल्स का क्या मतलब है उस पर बात करते हैं। थोड़ा सा वक्त लगा ऑफकोर्स उन्हें ड्रॉ करने में, बट मैं बहुत ही प्रॉपर्ली बना के बताना चाह रहा था कि देखो चीज़ें ऐसी होंगी और हर ट्रायंगल के लिए होंगी। हर ट्रायंगल के लिए क्या बातें होंगी? हर ट्रायंगल के लिए देयर विल बी अ सर्कल, देयर विल बी अ यूनिक सर्कल जो कि डेफिनेटली उस ट्रायंगल की वर्टाइसेस से पास हो रहा होगा। रिपीट माई स्टेटमेंट, फॉर एनी ट्रायंगल इन दिस वर्ल्ड देयर विल बी अ यूनिक सर्कल विच विल पास थ्रू ऑल इट्स वर्टाइसेस। क्योंकि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल बनता है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो इस वाले सर्कल को हम कहेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल।
हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम कहेंगे सर्कमस्क्राइब सर्कल। क्या ये बात आपको समझ आई? बाय द वे सर, अगर ये एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है तो ये अंदर वाले सर्कल के बारे में क्या? अंदर वाला सर्कल भी बड़ा मज़ेदार सा सर्कल है। इसकी खास बात ये है कि ये इस ट्रायंगल की एजेस को कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा। तो ये जो सर्कल होगा ये वो खास सर्कल होगा जो इस ट्रायंगल की एजेस को कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। इस तरीके से ये सर्कल बन रहा होगा, है ना। मैं बस बहुत प्रॉपरली बना के दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट एनीवे हम उसको रहने ही देते हैं, वरना हम अपना थोड़ा सा चीज़ें अननेसेसरीली इन्वेस्ट कर रहे होंगे। आई थिंक अब एक प्रॉपरली बना हुआ है, वो तीनों जगह टच होता दिख रहा है। और अगर ये टच होता दिख रहा है तो ये जो सर्कल है जो ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है, जो अंदर बना हुआ है, जो ट्रायंगल की एजेस को टच कर रहा है एक किसी ना किसी पॉइंट पे, ट्रायंगल की एजेस इस सर्कल की टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही हैं, तो इस सर्कल को हम कहेंगे इनस्क्राइब्ड सर्कल। इसे हम कहेंगे इनस्क्राइब्ड सर्कल। क्या इसमें कोई डाउट है? अब सर इन सारी बातों का औचित्य क्या है, मैंने क्यों पढ़ रहा है? रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहली बात तो ये है कि ऑफ कोर्स इन दोनों सर्कल के अपने अपने सेंटर होंगे, ज़रूरी नहीं है कोसेंट्रिक हो, लेकिन इस सर्कल का जो भी सेंटर होगा इस सर्कल का, उससे जब आप इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, जब इन टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो अब आपको मिलेंगी इन रेडियस। क्या ये बात आपको समझ आई? और जो बाहर वाले सर्कल का जो सेंटर होगा, बाहर वाले सर्कल का जो सेंटर होगा उनको हम क्या कहते हैं, उन पे भी हम बातें करेंगे। बाहर वाले जो सर्कल का आपका सेंटर होगा स्टूडेंट्स, उससे मान लो बाहर वाले सर्कल का सेंटर लेट्स से फॉर अ व्हाइल यहाँ है, और उससे अगर आप वर्टाइसिस को टच करोगे, उससे अगर आप वर्टाइसिस को टच करोगे तो जो आपको मिलेगी वो होगी आपकी सर्कम रेडियस। आई होप ये भी बात समझ आ रही है। मैं पहले टर्मिनोलॉजी समझा देना चाह रहा हूँ। ये जो कैपिटल आर है आप इसे कहते हो सर्कम रेडियस, और ये जो अंदर वाली जो आपकी स्मॉल आर है दिस इज अ कन्वेंशन स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज कॉल्ड इन रेडियस। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इनमें क्या रिलेशन है, क्या होता है, सारी बातें बहुत डिटेल में करेंगे, कैसे बनती हैं, कहाँ से आती है, हर चीज़ पे बात करेंगे। आई होप 4 चीज़ें अभी तक जो समझाई वो बहुत अच्छे से क्लियर है। मैं जनरली अब ये 4 टर्म्स अक्सर काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करूँगा, सर्कमस्क्राइब सर्कल, इंस्क्राइब सर्कल, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, तो आपको ये टर्म समझ आनी चाहिए। और बाय कन्वेंशन, बाय नोटेशन, बाय ट्रेडिशन हम स्मॉल आर डेडिकेटेड रखेंगे इन रेडियस के लिए, कैपिटल आर डेडिकेटेड रखेंगे सर्कम रेडियस के लिए। इट शुड बी अंडरस्टूड। तो ये 4 बेसिक सी बातें आई होप समझ आई हैं, इनमें कोई डाउट नहीं। एक खास बात और कि सर्कम सर्कल आपके ट्रायंगल की वर्टाइसिस से पास होता है, इस ट्रायंगल के बाहर बन रहा होता है। इन सर्कल ट्रायंगल की एजेस को टच कर रहा होता है, ट्रायंगल के अंदर बन रहा होता है। ये दोनों बातें याद रखेंगे स्टूडेंट्स। अब वापस आते हैं हमारे कंसेप्ट पर। कंसेप्ट क्या है? सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इन इट्स रेडियस, मतलब सर्कम सर्कल और सर्कम रेडियस की बात करना चाह रहा हूँ। तो क्या स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स आपके पास सर एक ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा, है ना, कोई भी ट्रायंगल होगा। अब क्या होगा सर, उस ट्रायंगल में आपको दिखेगा क्या, तीनों वर्टाइसेस से पास होता है एक सर्कल, और उस सर्कल का ऑफ कोर्स एक सेंटर होगा। उस सेंटर से अगर आपने तीनों वर्टाइसेस को मिलाया तो आपको क्या मिलेगी स्टूडेंट, सर्कम रेडियस। क्या ये बात आपको समझ आई? और जैसे ही आपको सर्कम रेडियस मिलती है तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा कंक्लूजन दे पाते हैं, जो मैं आपको साइन रूल से याद दिलाना चाह रहा हूँ। क्या आपको साइन रूल याद आ रहा है स्टूडेंट्स? हमने पढ़ रखा है साइन रूल को, अगर आप थोड़ा याद करो तो हाँ सर हमने पढ़ा है A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R। क्या रूल याद आया सर? अगर मैं चारों साइड, चारों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 साइन C, यहाँ बचेगा 2 साइन B और यहाँ बचेगा 2 साइन A। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? मतलब सर किसी भी सर्कल की सर्कम रेडियस निकालना बहुत आसान सा टास्क है। अगर आपको उसी साइड और उसी के अपोजिट आपको एंगल दिया हो तो उसका साइन ले लीजिए, साइड ले लीजिए, उनका रेशो का हाफ कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको हमेशा आपकी सर्कम रेडियस मिल जाएगी। क्या इस बात में कोई डाउट है? सर सर्कम रेडियस को निकालने का कोई और तरीका भी है क्या? याद करिए स्टूडेंट्स, सर्कम रेडियस को निकालने का एक और तरीका आपके पास है, बहुत ज़रूरी सा तरीका है। सुनिएगा ध्यान से कि क्या हमने ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है? सर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है कि अगर तीनों साइड्स का प्रोडक्ट करके अगर सर्कम रेडियस के 4 टाइम से डिवाइड कर दें तो भी तो आपको ट्रायंगल का एरिया मिलता है। तो उल्टा भी तो कह सकते हैं। उल्टा क्या कह सकते हैं सर, अगर इस आर को और इस डेल्टा को इंटरचेंज कर दें, अगर इस आर को और डेल्टा को इंटरचेंज कर दें, मतलब सर कोइंसिडेंटली मान लो अगर मुझे सर्कल की तीनों साइड्स या उनका प्रोडक्ट एटलीस्ट
और सर्कल का एरिया पता हो तो क्या मैं सर्कम रेडियस बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इन्हीं फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ कर आपके सर्कम रेडियस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हो। तो साइन रूल और ट्रायंगल के एरिया वाले फॉर्मूले से हमने ये दो नए फॉर्मूले या दो नए वेरिएंट्स बनाए। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? मतलब a/2 sin a या b/2 sin b या c/2 sin c आपको सर्कम रेडियस देंगे, या फिर सर्कम रेडियस के लिए कुछ नहीं करना है, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल आल्सो गिव यू द सर्कम रेडियस। अगेन उस चीट शीट में जो आप बना रहे हो सर्कम रेडियस के भी ये दोनों फॉर्मूले लिखिएगा स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अप्लाई हो जाएंगे, तो इन्हें रिवाइज करते रहना ज़रूरी है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। वापस आते हैं हमारी काम की बात पर, वापस आते हैं हमारे पॉइंट पर, तो समझते हैं थ्योरेटिकली उनका पॉइंट क्या है, उनका मतलब क्या है। तो सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है। द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज दी, मतलब सर अगर इस सर्कल का सेंटर कोई पूछे, किसका? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का, तो वो सेंटर क्या होता है सर? वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। इसका क्या मतलब है? अगर इनके हिसाब से कोई पूछे कि सर्कम सेंटर कहाँ से मिलता है आपको, सर्कम सेंटर बनता कैसे, तो बड़ी मज़ेदार सी कहानी है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है। सर मान लेते हैं देयर इज अ ट्रायंगल, सर मान लेते हैं लेट्स से देयर इज अ ट्रायंगल, लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है। मान लो सर इन तीनों साइड्स में से कोई सी भी दो साइड्स उठाते हैं। जैसे मान लो सर ये वाली साइड उठाई, इसको बाइसेक्ट करते हैं, मेरे ख्याल से ये इसका पॉइंट होगा जहाँ से बाइसेक्ट हो रही होगी, और सिमिलरली इसे भी बाइसेक्ट करते हैं तो ये इसका पॉइंट होगा जहाँ से बाइसेक्ट हो रही होगी। तीसरी साइड भी ले सकते हो, बट चूंकि वो तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है तो दो का भी लोगे तो भी वही पॉइंट मिलेगा। अब क्या करना, अब जो ये बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। एल्टीट्यूड डिफरेंट होता है, मीडियन अलग होती है। आई होप आपको दोनों बातें पता है। मैं एल्टीट्यूड नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। क्या ये बात आप समझ पाए? सिमिलरली यहाँ पर भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। और इसने भी, ये बेसिकली क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पहली बात तो ये बाइसेक्ट कर रहा है और दूसरी बात ये परपेंडिकुलर है। और ऑफ कोर्स अगर आप तीसरी साइड्स का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो वो कुछ ऐसा ही गुजरेगा, वो ऑफ कोर्स यहाँ से गुजरेगा और वो भी इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये जो आपके ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट आपका क्या होता है सर? वो पॉइंट आपका होता है सर्कम सेंटर। क्या इतना समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या, अब एक और ज़रूरी बात ये स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा, कि अगर आप इस सर्कम सेंटर को सेंटर मानकर और इसकी किसी भी एज की, वर्टेक्स की डिस्टेंस को रेडियस मानकर, मतलब या तो आप इस पॉइंट को ए मान लो तो इससे इसकी डिस्टेंस, या फिर अगर आप इस पॉइंट को बी कहते हो तो इससे सेंटर की डिस्टेंस, या फिर अगर आप इस पॉइंट को सी कहते हो तो इससे इसकी डिस्टेंस को रेडियस मानकर अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें तो अनडाउटेडली पहली बात तो ये कि सर जो आपका OA था या जो आपका OB था या जो आपका OC होगा, मतलब अगर मैं सर्कल के सेंटर को कहता हूँ O, तो ये तीनों इक्वल होंगे, यानी क्लियरली एक रेडियस है जिसका ये सेंटर है। तो अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें तो बेशक वो सर्कल इसका सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा जो कि तीनों वर्टाइसेस से पास होगा। एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट स्टूडेंट्स क्या? द मोस्ट क्रूशियल पार्ट यही कि ऑफ कोर्स ये जो सर्कल है आपका, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का क्लियरली पास होना इन तीनों वर्टाइसेस से तय है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये कि ये जो OA, OB, OC हैं, ये क्या होंगी? सर्कम रेडियस। क्या तीनों बातें आपको समझ आई? पहली बात ऑफ कोर्स क्या? OA, OB, OC, इसे आप कहेंगे क्या? कैपिटल R, जिसे आप कहेंगे सर्कम रेडियस। आई होप ये सारी बातें हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और दूसरी बात, ये जो सर्कल है, दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल बन कैसे रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, यहाँ तक चीज़ें मेरे ख्याल से तो कन्फ्यूजिंग नहीं है, बहुत सॉर्टेड सी हैं। और कैसे मिलता है सेंटर आपको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। आई होप ये सारी बातें आप याद रखेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। नाउ देयर कम समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट। आई होप सर्कम रेडियस के दोनों फॉर्मूले आपको पता है। एक तो आपने साइन रूल से इवैल्यूएट किया था स्टूडेंट्स, कौन सा वाला? एक सिंपल सा वर्जन लिख देता हूँ, क्या? A/2 टाइम्स साइन ए, है ना? या फिर आपने कौन सा वाला इजाद किया था स्टूडेंट्स? डेल्टा वाला, है ना? तो जब ट्रायंगल का एरिया जो होता था वो होता था ABC/4R, तो आप लिख देते हो ABC/4 डेल्टा, तो वो भी आपकी सर्कम रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है। आई होप ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से डिटेल्ड मैनर में आपको याद रहेंगे। फिर क्या? फिर सर आते हैं अब इन रेडियस पर। अब इन रेडियस के बारे में अगर बात करें तो क्या सर? इन रेडियस पहली बात तो क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। सर एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत सॉर्टेड सी सुलझी हुई सी बात थी। जैसे वहाँ पर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने यूज़ किए, जैसे वहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यूज़ किए, हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स यूज़ करेंगे। अब एंगल बाइसेक्टर्स का क्या मतलब है सर? एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो आपका एंगल है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन, दैट विल बी द एंगल बाइसेक्टर। क्या आपको बात समझ आई? सिमिलरली यहाँ पर सर ये जो एंगल है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन विल बी द एंगल बाइसेक्टर। और सिमिलरली यहाँ पर भी जो एंगल बाइसेक्टर होगा आपका, वो यहीं से, इस पॉइंट से ही गुजरेगा। क्या ये बात आपको समझ आई? और ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपके इन सर्कल का सेंटर होगा। क्या बात समझ आई? यानी सर पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि इस पॉइंट से अगर आप इन तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यानी अगर आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये, इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये, और अगर आपने ऑफ कोर्स इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये, है ना। तो एंगल बाइसेक्टर्स बाय द वे एल्टीट्यूड नहीं होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एल्टीट्यूड हो। तो एल्टीट्यूड अलग होते हैं, एंगल बाइसेक्टर अलग होते हैं, और ये तो कुछ और ही है। ये तो सेंटर से हमने एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किए हैं तीनों, ये क्या होंगे स्टूडेंट्स? यही तो रेडियस होंगी। इसकी क्या बात समझ आ रही है आपको? यानी कि सर अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें जो इसकी तीनों एजेस को टच करे, तो मैं तो कहना चाह रहा हूँ ये जो पॉइंट्स आपके हैं, कौन से पॉइंट स्टूडेंट्स? ये जो पॉइंट्स आपके हैं ये यही तो होंगे। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो पा रही है? आई होप बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही टफ सी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये बातें बहुत सुलझी हुई से मैनर में आप समझ पा रहे हैं बिना किसी हेजिटेशन के। यानी कि क्या सर? यानी कि बहुत ज़रूरी बात, ये जो पॉइंट है आपका होगा सरकम सेंटर। पहला पॉइंट ये जो होगा, ये होगा आपका सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर कैसे मिलता है? सरकम सेंटर मिलता है एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। मतलब अगर ये एंगल ए था तो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सर अगर ये एंगल बी था तो एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। और अगर ये एंगल सी था तो एंगल सी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो एंगल बाइसेक्टर्स बने थे उससे हमें सरकम सेंटर मिला, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। और कुछ नहीं किया सर, सरकम सेंटर जो आपको मिला वहाँ से अगर आपने साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, अगर आपने एजेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, है ना, तो आपको बेशक क्या मिल जाएंगे सर? तब आपको बेशक क्या मिल जाएंगे? आपको इन रेडियस मिल जाएगी। इन रेडियस क्यों सर? क्योंकि एक सर्कल के सेंटर से सर्कल की टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है? दैट इज नथिंग बट दी इन रेडियस। सो दिस इज क्लियरली द इन रेडियस। अब सर इन रेडियस के क्या फॉर्मूले होते हैं उस बारे में ही हम बात करने वाले हैं। बट इस सर्कल को आप क्या कहते हैं इस बारे में आई होप कुछ कहने की जरूरत नहीं। दिस इज कॉल्ड इन सर्कल। तो आई होप ये पॉइंट भी समझ आया आपको, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट सर अगर इन रेडियस के फॉर्मूले डिस्कस करें, जैसे सरकम रेडियस के फॉर्मूले थे, तो इन रेडियस में क्या फॉर्मूले आते हैं? इन रेडियस में सबसे ज़रूरी, सबसे पहला, सबसे क्रूशियल सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद होगा कि सर अगर सेमी पेरीमीटर पता है, सेमी पेरीमीटर क्या होती है स्टूडेंट्स? तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2। तो आप इन रेडियस के बारे में कह सकते हो कि सर ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर। इससे एक फॉर्मूला और याद रखना स्टूडेंट्स कि सर अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जब इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर दी हो तो बिल्कुल वो भी निकाल सकते हैं। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? तो इसके दोनों वेरिएंट्स याद रखना। आई होप इनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे, हमें कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ निकालना होगा, तो आप कोई सा भी वर्जन याद करिए, है ना, कोई सा भी वर्जन याद करिए, बस यूज़ करना याद रखिए कि कैसे अप्लाई करना है। सो अगर इन रेडियस कब, जब ट्रायंगल का एरिया और सेमी पेरीमीटर पता हो तो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इन रेडियस गिवन हो तो सेमी पेरीमीटर को यूज़ करके इस तरीके से उसी को हम यूज़ करके निकालते हैं। आई होप ये भी आप चीट शीट में लिखेंगे, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और क्या फॉर्मूले सर? एक और बहुत ज़रूरी फॉर्मूला बन के आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेमी पेरीमीटर पता है, एक साइड पता है और उसके अपोजिट का एंगल पता है। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, अगर सेमी पेरीमीटर पता है, एक साइड पता है और उसका अपोजिट एंगल पता है, तो भी आप इन रेडियस निकाल सकते हो। कैसे सर? सेमी पेरीमीटर्स में से वो साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, सेमी पेरीमीटर में से वो साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आपका उसके अपोजिट एंगल पता है उस एंगल के हाफ का 10 रेशो ले लीजिए, तो आपको उस केस में भी इन रेडियस मिल जाती है। सर अगर ये मिल रहा है तो क्या ये पैटर्न दिखेगा? बिल्कुल। अगर साइड ए के लिए दिख रहा है तो ऑफकोर्स मुझे अगर फॉर्मूला आपको याद करवाना है तो क्या लिखोगे आप? सर अगर बी के लिए लिखना है तो एस माइनस बी ऑफ 10b/2, या फिर सर अगर साइड सी के लिखना है तो क्या लिखेंगे? एस माइनस सी ऑफ 10 ऑफ c/2। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला बना सकते हो। ये भी किसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स? ये भी ऑफकोर्स आपके इन रेडियस का फॉर्मूला होगा। इसे भी अपनी चीट शीट में लिखिएगा स्टूडेंट्स और इसे रिवाइज करते रहिएगा। इन रेडियस के और भी फॉर्मूले बन सकते हैं स्टूडेंट्स, जिससे एक बहुत ही ज़रूरी सा फॉर्मूला बन के आता है। वो क्या होता है कि सर तीनों एंगल्स के हाफ के साइंस का प्रोडक्ट इनटू सरकम रेडियस, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ सरकम रेडियस जब आप करते हो, बहुत ध्यान से सुनना कि सर ठीक है, अच्छी बात है, हमें तीनों एंगल्स पता है और अगर सरकम रेडियस पता है
तो भी इन रेडियस आप पता कर सकते हो। क्या करोगे, सर्कम रेडियस का 4 टाइम्स कर दो सबसे पहले, और जो तीनों एंगल्स हैं आपके, तीनों एंगल्स हैं उनके हाफ करके उनके साइंस का रेशो लेकर उनका प्रोडक्ट ले लीजिए, यानी साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। ये फॉर्मूला भी आपको क्या देगा, ये फॉर्मूला भी, इसमें कौन कौन सी 3 चीज़ें लगी स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे काम की 3 चीज़ें थी, पहले तो कौन लग जाएगी आपको सर्कम रेडियस की हेल्प लगेगी स्टूडेंट्स, पहली चीज़, और दूसरा तीनों एंगल्स आपको चाहिए होंगे, है ना, ऑल द 3 एंगल्स। अगर ये बातें पता हैं तो बेशक इसकी हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, आप निकाल लोगे इन रेडियस। क्या ये फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स बहुत ही डिटेल्ड मैनर में याद रहेगा? आई होप इसे आप नहीं भूलेंगे और इसे अप्लाई करते रहेंगे जहाँ भी जैसी भी नीड आएगी। तो इन पर वेरिएंट्स पूछे जाते हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देके कोई ना कोई डिटेल पूछी जाती है। क्या दोनों बातें अभी तक क्लियर हैं स्टूडेंट्स? सर्कम रेडियस, इन रेडियस, सारे फॉर्मूले अगर सीधे सीधे डिस्कस करें तो पहला फॉर्मूला कि सर अगर ट्रायंगल के एरिया को उसकी सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दें तो आपको इन रेडियस मिल जाती है, या फिर सर अगर एक एंगल और उसके अपोजिट वाली साइड पता है तो कुछ मत करिए, सेमी पेरीमीटर में से वो साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एंड ऑफ कोर्स दूसरी बात क्या, दूसरी बात कि उस एंगल के हाफ का 10 रेशो ले लीजिए, या फिर तीसरी बात अगर आपको सर्कम रेडियस पता है तो उसका 4 टाइम्स करके तीनों एंगल्स के हाफ का साइन रेशो का प्रोडक्ट कर लीजिए, उससे भी बात बन जाएगी। क्या आपको सारे फॉर्मूले समझ आए? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। इन सारे फॉर्मूले को आपने अपनी चीट शीट में लिखा और इन्हें याद रखेंगे अच्छे से। विद दैट आगे प्रोसीड करते हैं कुछ और चीज़ों पर, कुछ और कंसेप्ट्स पर। इसी के साथ आगे अब क्या है, आगे एक और चीज़ निकल कर आती है विच इज़ कॉल्ड एक्स सर्कल। बहुत ज़्यादा क्रूशियल या बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट तो नहीं है, ऐसा कहना वैसे गलत होगा, लेकिन इसमें क्या है वो समझ लेते हैं। इसको मैं एक हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ आपको, थोड़ा सा सुपरफिशियल डायरेक्ट, कि सर मान लो अगर एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है ना, मान लेते हैं सर कि एक ट्रायंगल है ना, ये जो है, ये जो मैंने बनाया है, कौन से 3 पॉइंट्स स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट्स पे गौर फरमाइए, ए, बी और सी। तो सर इस बार जो आप इन सर्कल पहले बनाया करते थे उसमें क्या कंडीशन थी कि वो तीनों एजेस को टच करता था। अभी भी मैं यही बना रहा हूँ कि वो तीनों एजेस को टच करे, लेकिन इस बार 2 एजेस को एक्सटर्नली टच करे, ट्रायंगल के अंदर नहीं, ट्रायंगल के बाहर, या रादर तीनों ही एजेस को, आई एम रियली सॉरी, 2 नहीं, तीनों ही एजेस को ट्रायंगल के बाहर की तरफ टच करें। बाहर की तरफ टच करने का क्या मतलब है? बाहर की तरफ टच करने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स क्या कि सर वो सर्कल कुछ ऐसा बन रहा हो, वो सर्कल कुछ ऐसा सा बन रहा हो। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आई होप बड़ी साधारण सी, सुलझी हुई सी, डायरेक्ट सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी ये सर्कल जो है ये इस ट्रायंगल की तीनों एजेस को टच ज़रूर कर रहा है, लेकिन इस बार ये सर्कल इस ट्रायंगल की तीनों एजेस को ट्रायंगल के अंदर नहीं, बाहर एक्सटर्नली टच कर रहा है। और अगर बाहर एक्सटर्नली टच कर रहा है तो ऑफकोर्स अगर यहाँ टच कर सकता है तो सर यहाँ भी तो टच कर सकता था। मतलब आपने ऐसा ही क्यों बनाया? आप तो ऐसा भी बना सकते थे ना एक सर्कल की, इसे यहाँ एक्सटेंड कर देते, इसे यहाँ एक्सटेंड कर देते तो यहाँ भी एक सर्कल बन सकता था। बिल्कुल एक एक्स सर्कल वहाँ भी बन सकता था। सर वहाँ बन सकता है तो और कहाँ बन सकता है? अगर आपने इसे थोड़ा और एक्सटेंड किया होता, इसे भी थोड़ा और एक्सटेंड किया होता तो एक एक्स सर्कल यहाँ भी तो बन सकता था। तो हर ट्रायंगल के, क्या आप समझ पा रहे हो, 3 एक्स सर्कल बन सकते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों साइड से एक्सटर्नली टच होता हुआ। एक साइड से तो उसी पार्ट पर, साइड पर ही टच होगा, उसकी ऑथेंटिक जेन्युइन साइड पर दूसरी 2 साइड्स को एक्सटेंड करने पर वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो ऐसे क्या बन रहा होगा? ऐसे एक्स सर्कल बन रहा होगा। तो ऑफकोर्स अगर एक्स सर्कल बन रहा होगा तो सर क्या उसकी भी रेडियस होगी? ऑफकोर्स होगी। और उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एक्स रेडियस। उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सर हम उसे कहेंगे एक्स रेडियस। मतलब इन्हें आप कह देते हो R1, यहाँ पर जो मिलेगी उस रेडियस को आप कह दोगे R2, और यहाँ पर जो मिलेगी उसे आप कह दोगे R3। अगेन इन रेडियस जैसा ही कंसेप्ट है, इन रेडियस जैसा ही फॉर्मूला है, इन रेडियस जैसी ही अप्रोचेस हैं, पर थोड़ी सी डिफरेंट, हल्के से माइन्यूट से ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। कैसे? सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो पहले तो मेरे ख्याल से आपको ये स्क्राइब्ड सर्कल यानी एक्स सर्कल का फॉर्मूला समझ आया। एक्स मतलब एक्स नहीं, है ना, एक्स मतलब एक्स सर्कल, ठीक है। दूसरी बात, ऑफ अ ट्रायंगल एंड देयर रेडियस, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहली बात, सर ये जो R1 R2 R3 है, जो भी R1 R2 R3 है, क्या करना है? पहली बात बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर मुझे पता है इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, अगर इस ट्रायंगल का एरिया पता है, इस ट्रायंगल का एरिया जैसे मैं डिनोट कर देता हूँ डेल्टा से, तो इस ट्रायंगल का एरिया पता है और जो भी साइड्स पता है, जैसे अगर ये साइड है मान लो A, है ना, ये साइड है मान लो क्या B, और ये साइड है मान लो C, है ना। तो मैं थोड़ा सा कन्वेंशन को फॉलो करते हुए बना देता हूँ स्टूडेंट्स, घबराना मत, कोई ज़्यादा बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो साइड A की तरफ बना हुआ है, जो साइड A के पास बना हुआ है, उस वाले
इन स्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस, एक्स सर्कल की रेडियस में दे देता हूँ R2, जो सर्कल यहाँ पे बनेगा उसको मैं कह देता हूँ, उसकी रेडियस को कह देता हूँ R2, और जो सर्कल C वाली साइड से डायरेक्ट टच होते बन रहा है उसकी रेडियस को लेट्स से मैं कह देता हूँ R3। तो मान लो सर मुझे ये रेडियस R3 जाननी है, अगर मुझे R3 रेडियस जाननी है तो कैसे निकालेंगे सर? बहुत सुलझा हुआ सा तरीका है सर, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हुए, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हुए सेमी पेरीमीटर में से जिस भी साइड पर वो डायरेक्ट बना हुआ है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी क्या, R3 अगर चाहिए तो ट्रायंगल का एरिया डेल्टा अपॉन S माइनस, ये एग्जैक्टली R3 डायरेक्ट किसको यूज़ करा है? सी को। ऑफकोर्स साइड बी और साइड ए भी यूज़ हो रही है, बट डायरेक्टली कौन इन्वॉल्व है? सी। बी और ए तो एक्सटेंडेड इन मैनर में इन्वॉल्व है ना, तो क्या लिखेंगे? R3 जो होगा वो होगा डेल्टा अपॉन S माइनस सी। सर अगर R3 ऐसे निकल रहा है तो क्या आप मुझे R2 सिखा सकते हो? मेरे ख्याल से R2 क्या होगा? R2 बड़ी सिंपल सी बात है, R2 क्या होगा स्टूडेंट? सर R2 होगा ये आपका ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में डायरेक्टली कौन सी साइड इन्वॉल्व है? बी, क्योंकि साइड सी और साइड ए को तो एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर? न्यूमरेटर में तो डेल्टा आना तय है, डेल्टा क्या होगा स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और डिनोमिनेटर में सर सेमी पेरीमीटर्स में कौन सी साइड? साइड बी इन्वॉल्व है, तो उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या डायरेक्ट सा फॉर्मूला समझ आ रहा है? सर अगर R1 और R2 और R3 लिखा तो R1 क्या होगा सर? R1 भी वही ट्रायंगल का एरिया, और R1 के लिए कौन सी साइड सर? R1 के लिए जो साइड यूज हो रही वो है ए, तो यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप डिनोमिनेटर में एस में से ए। क्या ये वाला वर्जन आपको R1, R2, R3 का समझ आया? आई होप बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सुलझी हुई सी सीधी सी बात है, जिसमें मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चैलेंज या परेशानी नहीं आई होगी। ट्रायंगल कौन सा था स्टूडेंट्स? रियलिटी में दिस वॉज योर एक्चुअल ट्रायंगल, दिस वॉज योर एक्चुअल ट्रायंगल, है ना? ये ट्रायंगल आपका ABC था, और इसके ये एक्सटर्नल सर्कल्स हैं, एक्स सर्कल्स हैं, है ना? एक ऑफकोर्स यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, बहुत बड़े से बनेंगे, बस मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि उतना स्पेस हमारे पास नहीं है। अगर यहाँ से चीज़ें मैं समझना चाहूँ तो क्या सर और भी फॉर्मूले हो सकते हैं? पहले तो R1, R2, R3 आई होप इस मैनर में आपको समझ आए। अगर एक्स सर्कल समझ आया तो कुछ और भी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, R1, R2, R3 अगर सर सरकम रेडियस पता है, अगर सर सरकम रेडियस पता है, देयर इज जस्ट अ स्मॉल करेक्शन हियर, यहाँ पर भी ऑफकोर्स 4R आएगा, मतलब अगर ये R2 लिखा हुआ है सो इट शुड हैव अ 4R हियर, मतलब मैं इसे थोड़ा सा करेक्ट ऐसे कर देता हूँ स्टूडेंट, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आई एम रिमूविंग दिस R2 फ्रॉम हियर, है ना, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4R ऑफ कोर्स, और ध्यान से सुनते जाइए, अगर यहाँ पर लिखा है 4R तो दिस इज इक्वल टू R2। अब R1, R2, R3 ये जो एक्स सर्कल है वो कैसे निकाले जाते हैं? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एक वेरिएंट को ऑब्जर्व करिए, आप तीनों बना लेंगे। एक वेरिएंट को ऑब्जर्व करिए, सर क्या हो रहा है? ध्यान सुनिएगा, सरकम रेडियस पता है, सरकम रेडियस पता है, तो क्या लिया? जिस भी साइड से लिया, मतलब जिस भी साइड से लिया, जैसे साइड ए से लिया तो साइड ए वाली साइड का क्या ले लिया? साइन एंगल, बाकी दोनों का क्या लिया? कॉस। क्या आपको बात समझ आई? जैसे जैसे अगर मैं बात करूं आपसे इन रेडियस की, तो सर जब इन रेडियस पिक्चर में आती थी तो हम लिखते थे 4R, क्या सर? तीनों एंगल्स के हाफ का साइन रेशियोज का प्रोडक्ट। तो सर उस केस में हम ऐसे निकाला करते थे। ये क्या हुआ करती थी सर? ये हुआ करती थी क्या? ये हुआ करती थी इन रेडियस। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन सर अगर क्या आती है? एक्स रेडियस, एक्स रेडियस मतलब एक्स रेडियस को कहीं और मत लेके जाइएगा, एक्स रेडियस मतलब एक्सटर्नल सर्कल, एक्स सर्कल की रेडियस, है ना? तो उस केस में क्या करना होगा? उस केस में पहली बात तो सर तीन रेडियस निकल के आती है, कौन कौन? R1, R2 एंड R3। बाय डिफॉल्ट अब मेरा एजम्पशन है कि R1 जो रेडियस बन रही है वो आपकी साइड ए पर बन रही है, R1 जो रेडियस बन रही है वो आपकी साइड ए पर बन रही है। तो पहली बात तो ये तय है कि चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, तीनों में वही इन रेडियस की तरफ 4R आना तय है। एंड ऑफ कोर्स आपके जो एंगल्स हैं उनके हाफ आना तय है, उनके हाफ आना भी तय है। यानी यहाँ पर भी आपका A/2, B/2, C/2 होगा, यहाँ भी आपका ऑफकोर्स A/2, B/2 एंड C/2 होगा, और यहाँ भी आपका A/2, B/2, C/2 होगा। लेकिन इनके कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट लेना है वो हमारा थोड़ा एरिया ऑफ कंसर्न अब बनने वाला है। क्यों? क्योंकि सर हम एज्यूम करते हैं R1 डायरेक्टली साइड ए से कनेक्टेड है और B और C को एक्सटेंड कर कर बना हुआ है। तो R1 को लेके आप क्या प्रेडिक्ट करोगे? जो अगर ये डायरेक्टली साइड ए से कनेक्टेड है तो साइड ए का एंगल कौन है सर? ए एंगल। तो आप इसका ले लीजिए साइन रेशो, और बाकी दोनों का क्या ले लेंगे? कॉस रेशो। क्या इसी बेसिस पे आप मुझे इन दोनों के भी फॉर्मूले बना के बता सकते हैं? जल्दी से लिखिए स्टूडेंट्स, और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर इसी बेसिस पे आप सोच पा रहे हो, मेरा यकीन है कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा सीधा सा सोल्यूशन कि क्या सर अगर R2 है तो R2 को हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम करके चलते हैं कि साइड B से डायरेक्टली कनेक्टेड है, A और C को एक्सटेंड करके बन रही है। तो ऑफ कोर्स R2 के लिए कौन है? एंगल B उसके अपोजिट है। एंगल B अपोजिट है तो आप इसका क्या ले लेंगे? साइन, और बाकी दोनों का क्या ले लेंगे? कॉस। क्या इनके में कोई डाउट है? और R3 के लिए अगर साइड C है तो एंगल C, यानी इस वाले C/2 का साइन, और बाकी दोनों का क्या स्टूडेंट्स? बाकी दोनों का कॉस।
आई होप इन रेडियस और एक्स रेडियस के सारे फॉर्मूले आपको पैटर्न वाइज समझ आ रहे हैं और ये फॉर्मूले याद रहेंगे। और मेरा यकीन करिए ये फॉर्मूले सटल ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काम आ रहे होंगे, तो इन्हें चीट शीट में डालिए, रिवाइज करिए, वरना बात नहीं बन पाएगी। इन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूछ लिया जाएगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप इन्हें बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, पर याद करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो फिंगर टिप्स पे होंगे ना आपके, जल्दी से आप ले आएंगे उन्हें, आप फटाफट सोच पाएंगे, अपने आंसर जल्दी से ला पाएंगे। बस इतना सा मोटिव है मेरा, है ना। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं स्टूडेंट्स, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली मैं आपको इन रेडियस, सरकम रेडियस या इनमें थोड़े से रिलेशन समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसे रिलेट होती हैं। पहली बात तो हमने इन रेडियस और सरकम रेडियस का जो रिलेशन देखा वो सीधा सीधा था कि जो इन रेडियस है स्मॉल आर, वो 4r टाइम्स साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 के इक्वल होती है। लेकिन कुछ और भी रिलेशन होते हैं जो आपकी इन रेडियस होती है, जो आपकी इन रेडियस होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो आपकी इन रेडियस होती है उसका रेसिप्रोकल, तो मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल ऑफ इन रेडियस जो है आपका, आई होप आप बात समझ पा रहे हो, वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ, आई एम रियली सॉरी, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द व्हाट, ऑल द एक्स रेडियस। इसका क्या मतलब है, बड़ी साधारण सी सुलझी हुई सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, सारी एक्स रेडियस के रेसिप्रोकल कर लो, यानी 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, और इनका जो आप सम करोगे वो आपके इन रेडियस के रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। क्या है, डायरेक्ट सा फॉर्मूला याद रहेगा। मतलब इसको अगर मैं वर्बटिम आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं तो सर जो इन रेडियस का रेसिप्रोकल है वो आपकी सारी एक्स रेडियस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगी। बहुत ज़रूरी बात है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। या तो ये देखें इनमें से कुछ कुछ पूछेंगे, या इनको देखकर इनमें से कुछ कुछ रिलेशन आ सकता है। आगे क्या, आगे इसी का एक और एक्सटेंडेड वर्जन, एक और ज़रूरी बात, यही फॉर्मूले अगर मैं रिप्लेस कर दूं यहाँ पर, तो एक और बहुत ज़रूरी बात, दैट 1/BC + 1/CA + 1/AB विल बी इक्वल टू 1/2RR। और क्या, और एक और बात कि यहीं से इसी से एक्सटेंड करके बनाया हुआ फॉर्मूला है, R1 R2 R2 R3 एंड R1 R3 का प्रोडक्ट जो होगा वो आपका सेमी पेरीमीटर का स्क्वायर होगा। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। एंड एक और बहुत ज़रूरी बात, ये फॉर्मूला क्या, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा का डबल टाइम का आर स्क्वायर। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है स्क्वायर या डबल है, इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। बहुत क्रूशियल से, बहुत ज़रूरी से तो फॉर्मूले नहीं है, बट ये फॉर्मूला भी अच्छे से पढ़ लीजिए, याद रखिएगा। इन्हें भी रिवाइज तो ज़रूर करिएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं काम आएंगे। अगर इतनी सारी चीज़ें समझ आई हैं तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कुछ और कंसेप्ट्स के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट सेंटर, जैसे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड। हमने दो सेंटर के बारे में बात की, कौन से, सरकम सेंटर और इन सेंटर। एक्स सेंटर के बारे में भी हमने बात की, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, एक्स सेंटर वही आपके एक्स सर्कल का, और वो जैसे एंगल बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट था वही इंटीरियर, मतलब इन सर्कल में जहां इंटरनल एंगल की बात हो रही थी, एक्स सर्कल में यानी एक्स सेंटर के लिए आप एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर पे बात करोगे। आई होप वो पॉइंट इतना सिंपल सा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, बड़ा मजेदार सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास मान लो एक ट्रायंगल है, लेट्स इमेजिन इफ यू हैव अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में लेट्स से आप ड्रॉ करते हो एल्टीट्यूड्स। इफ यू हैपन टू ड्रॉ ऑल दी एल्टीट्यूड्स, आई होप आई नीड नॉट टेल यू व्हाट एल्टीट्यूड्स आर। एल्टीट्यूड का मतलब है कि सर इस वाली साइड से इस वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। सिमिलरली एल्टीट्यूड का मतलब है कि सर इस वाले वर्टेक्स से यहाँ पर इस वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? एंड सिमिलरली जब इस वाली साइड से भी मतलब इस वाली वर्टेक्स से भी आप इस वाली साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो अनडाउटेडली यहीं से पास होगा, और ये जो पॉइंट होगा आपका, ये जो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो अनहेजिटेटिंगली आप कह सकते हो वो होगा ऑर्थो सेंटर। सो ऑर्थो सेंटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि सर जो तीनों आपके एल्टीट्यूड्स हैं, उन तीनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है दैट इज ऑर्थो सेंटर। सो दैट्स, लेट्स कॉल इट डी, लेट्स कॉल इट ई, एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट एफ, है ना। तो ए डी, बी ई और सी एफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। आई होप बड़ी सुलझी हुई सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आप इसको समझ पा रहे हो। और इसके लिए भी एक कन्वेंशन है कि आप ऑर्थो सेंटर को कैपिटल एच से डिनोट करते हो। ये कन्वेंशन है स्टूडेंट्स की, बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मान के चलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोसेस है या ट्रेडिशन है या परंपरा आप कह लें कि आप ऑर्थो सेंटर को कैपिटल एच से ही डिनोट करते हैं। ये कुछ डेडिकेटेड लेटर्स हैं, है ना। तो आई होप इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट समझ आया। इसी के साथ अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें
तो सर किसी भी सर्कल का सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड बहुत क्रूशियल सी बात है, ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं बनती हैं, बट इफ़ आई टॉक अबाउट सेंट्रॉइड स्पेसिफिकली तो काफ़ी क्रूशियल सा ये टॉपिक है। सर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेंट्रॉइड एक्चुअली बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। सेंट्रॉइड मज़ेदार सी चीज़ इसलिए है क्योंकि सेंट्रॉइड एक्चुअली बनता है आपके मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मीडियन मतलब क्या? मीडियन मतलब बड़ी साधारण सी बात स्टूडेंट्स, कि अगर आप किसी भी साइड को बाइसेक्ट करो, यानी कि क्या, ये एक साइड है तो मेरे ख्याल से यहाँ बाइसेक्ट हो रही होगी, है ना। अगर ये साइड यहाँ बाइसेक्ट हो रही है तो ये इस वर्टेक्स से आप एक लाइन ड्रॉ करिए जिसे यहाँ पर कनेक्ट करे। सिमिलरली क्या करिए सर, आप इस वाली साइड को भी बाइसेक्ट कर लीजिए, मेरे ख्याल से यहाँ होपफुली अप्रॉक्सीमेटली बाइसेक्ट हो रही है, तो वर्टेक्स से इस पॉइंट को कनेक्ट कर लीजिए। आई होप ये बात भी आपको समझ आ रही है। और तीसरा पॉइंट जो आपका निकल के आएगा वो यहाँ कहीं से गुजरेगा, यानी इस वर्टेक्स से, वो भी सेंट्रॉइड्स के लिए भी जो मीडियंस हैं वो भी तीनों आपस में एक ही पॉइंट से पास होती हैं, तो इस तरीके से निकल रही होगी और यहाँ पर ये वाली साइड बाइसेक्ट हो रही होगी। इन सारी बातों का क्या मतलब ये कि अगर ये ट्रायंगल आपका है ABC, अगर ये ट्रायंगल है ABC, तो ये जो पॉइंट है, जैसे अगर ये पॉइंट है D, तो ये D इस तरीके से सिचुएटेड है कि BD BC के इक्वल है। अगर मैं आपसे बात करूँ पॉइंट E की, तो E इस तरीके से प्लेस्ड है कि EA EC के इक्वल है। और अगर मैं आपसे बात करूँ पॉइंट F की, तो AF जो है वो FB के इक्वल है। पहली बात। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट्स? दूसरी ज़रूरी बात ये कि इनके बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इन मीडियंस का, दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय G जनरली, और इस पॉइंट को ही आप क्या कहते हैं? इस पॉइंट को ही आप सेंट्रॉइड कहते हैं। तो सेंट्रॉइड कैसे मिलता है सर? सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, पहली बात। और एक और ज़रूरी बात निकल कर आती है कि हमेशा किसी भी ट्रायंगल में मीडियंस के लिए ट्रू है कि मीडियन जो होती है, यानी सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को, यानी AG इज टू GD, या फिर अगर आप कहना चाहें तो क्या, BG इज टू GE, या फिर अगर आप कहना चाहें तो क्या, CG इज टू GF। ये सारे ही रेशियोज जो होंगे वो 1:2 के इक्वल होंगे। आई एम रियली सॉरी, एक छोटा सा करेक्शन है, 2:1 के इक्वल होंगे। 2:1 क्यों कहा स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2:1 के ही इक्वल होंगे फॉर एनी ट्रायंगल दिस इज गोइंग टू डू। और 2 और 1 याद रखना है, 1 and 2 नहीं लिख देना है। क्यों? क्योंकि इसे ऐसे याद रखा जाएगा स्टूडेंट्स कि वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस जो होती है वो सेंट्रॉइड से H की डिस्टेंस का डबल होती है। तो आप ये बात समझ पाए? मतलब अगर ये डिस्टेंस है 1 तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2। आई होप सेंट्रॉइड का कंसेप्ट आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर चीज़ें लिखकर कहकर आपको समझाना चाहूँ तो क्या लिखा हुआ है? अगर ट्रायंगल ABC आपका एक ट्रायंगल है, मतलब ऑफ कोर्स ABC अगर आपका मान लेते हैं ट्रायंगल है ना, तो वो क्या कह रहा है, और BDEF जो है वो रिस्पेक्टिवली क्या है, वो आपके मीडियंस के, मतलब मिडिल पॉइंट से सेंटर पॉइंट है, मतलब वो डबल बाइसेक्ट कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं आपकी तीनों साइड्स को रिस्पेक्टिवली। तो ये जो लाइंस आपकी बनती हैं कौन कौन सी, AD BE और CF, ये जो 3 आपकी लाइंस बनती हैं, दे आर कॉल्ड द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? और जहाँ पर ये मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं वो कॉन्करेंट होती हैं, पहली बात तो ये बात याद रखिएगा। ये सारी लाइंस कौन कौन से स्टूडेंट, जैसे आपने निकाला था एंगल बाइसेक्टर, जिससे हमने क्या निकाला था, इन सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिससे हमने निकाला था सर्कम सेंटर, एल्टीट्यूड्स जिससे हमने निकाला था ऑर्थो सेंटर, या फिर हम निकाल रहे हैं मीडियंस के जिसके थ्रू हम निकाल रहे हैं क्या, सेंट्रॉइड। ये सारी लाइन्स कॉन्करेंट होती हैं, है ना, ये सारी लाइंस क्या होती है, कॉन्करेंट। तो आप हमेशा याद रखिए कि ये जो है AG जो होगा वो AD का 2/3 होगा। वही बात स्टूडेंट्स, जो AG होगा वो AD का 2/3 होगा। इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा सीधा सीधा मतलब है कि वही रेशियो जो मैं कह रहा था आपसे 2:1। मैं इसे भी ब्रेक करके आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है क्या, यहाँ लिखा है AG, अगर इस AD को यहाँ शिफ्ट किया तो हो जाता है AD, जो कि कितना लिखा हुआ है 2/3। अब बेसिकली AD है क्या सर? AD है AG प्लस GD। AD क्या है? AG प्लस GD। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, AG को, मतलब सॉरी AD को मैं लिख रहा हूँ, AG को तो हम ऐसा कैसे ही रख रहे हैं स्टूडेंट्स, या फिर अगर करना है तो ऐसा कर लो, AG को तो ऐसा कैसे ही रखते हैं, AD को मैं लिख लेता हूँ AG प्लस GD, तो हम इसे लिख लेते हैं AG प्लस GD, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, 2/3। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब एक काम करता हूँ, इसका दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा सुनिएगा बहुत ध्यान से, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दे तो भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट नहीं है। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाने वाला है, ये आ जाने वाला है 3 टाइम्स AG। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाने वाला है 2 टाइम्स AG प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोर्स कितना, GD। आप इसे डायरेक्टली मैथ से भी प्रूव कर सकते थे, या इंट्यूशन बेस्ड वर्बल अप्रोच से भी यूज़ कर सकते थे देख कर भी। खैर अगर अब ऐसे आ रहे हैं तो मैथमेटिकली कर लेते हैं। 3AG माइनस 2AG इज AG, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, 2GD। तो अगर आप AG अपॉन GD निकालें, AG अपॉन GD निकालें तो आ जाने वाला है 2:1। तो वर्टेक्स से
वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस 2 होती है और सेंट्रॉइड से एज की डिस्टेंस 1 होती है। ये बात आई होप आप हमेशा, मतलब 2:1 के रेशो में डिवाइडेड होती है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और यही बात वो कहना चाह रहा है इस तरीके से कि सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, बशर्ते क्या कि आपका 2 वाला कौन सा पार्ट होता है वर्टेक्स से सेंट्रॉइड और 1 कौन सा पार्ट होता है सेंट्रॉइड से बेस यानी आपका एच। क्या ये बात समझ आई? एक छोटी सी बात और मैं कंक्लूड कर देना चाह रहा हूँ, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। हम 2-3 चीज़ें याद करते हैं। जैसे अगर सर आपने बात की थी सरकम सेंटर की, तो सरकम सेंटर एग्जैक्टली होता क्या था? सरकम सेंटर याद करिए स्टूडेंट, सरकम सेंटर हुआ करता था आपका क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसे मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत काम की बात है, कहीं ना कहीं यूज़ होती है। सर अगर ठीक है सरकम सेंटर समझ आए, तो इन सेंटर क्या हुआ करता था? अगर आप याद करो इन सेंटर, तो सर इन सेंटर बनता था एंगल बाइसेक्टर से। तो इन सेंटर कैसे मिला करता था सर? वो मिलता था एंगल बाइसेक्टर से। क्या ये बात आपको याद है? ठीक है सर, एंगल बाइसेक्टर समझ आया। अब अगर इन सेंटर समझ आया तो क्या, अगर आपको मैं और छोटी चीज़ें याद दिलाऊं तो सर ऑर्थो सेंटर क्या होता है? व्हाट अबाउट ऑर्थो सेंटर? तो ऑर्थो यानी क्या? ऑर्थो से आप देखो परपेंडिकुलर चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, यानी कि क्या, यानी यहाँ पर होगा इन्वॉल्व एल्टीट्यूड, है ना। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड आर 2 डिफरेंट थिंग। एल्टीट्यूड वर्टेक्स से शुरू होकर अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलरली ड्रॉप होता है, ये आपकी किसी भी साइड को बाइसेक्ट करते हुए परपेंडिकुलर जाता है, तो जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से गुजरे, फर्क है इन बातों में। और सर अगर ऑर्थो सेंटर समझ आए तो एक छोटी सी बात और बता दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड क्या होता है? तो सेंट्रॉइड के लिए बड़ा सिंपल सा फिनोमेना, सेंट्रॉइड के लिए आप क्या यूज करते हैं? सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बाय कन्वेंशन जनरली हम सेंट्रॉइड को किससे डिनोट कर लेते हैं? सर हम सेंट्रॉइड के लिए यूज़ कर लेते हैं क्या, सेंट्रॉइड के लिए हम यूज़ कर लेते हैं जी, है ना। ऑर्थो सेंटर के लिए यूज़ कर लेते हैं एच, और यहाँ पर आई और ओ यू जनरली यूज़ करते हैं। और इस तरीके से आप कहानी को प्रोसीड करते हैं। आई होप ये बातें क्लियर हैं, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चारों पॉइंट अच्छे से समझ आए। फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ एक्सप्लोर करते हुए। आगे क्या पॉइंट नज़र आता है सर? आगे एक और कंसेप्ट नज़र आता है विच इज़ कॉल्ड पीडल ट्रायंगल और पेडल ट्रायंगल। अब ये कैसे निकल कर आता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और शानदार सा कंसेप्ट है। आप खुद से एक बार पढ़िए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इन्हीं कंसेप्ट्स को जिन्हें हमने पढ़ा है उन्हीं का एक एक्सटेंशन है, उन्हीं का एक्सटेंडेड वर्जन है, आप समझ पाएंगे। अंडरस्टैंड, थ्योरी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, पर ये कंसेप्ट्स एक साथ सीख लेना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें एक साथ ही समझाना ज़रूरी है। मैं ऑर्थो पढ़ा दूँ, फिर थोड़ी देर बाद मीडियम पढ़ाऊँ, फिर एल्टीट्यूड पढ़ाऊँ, ऐसे करते करते नहीं, साथ में सारे पढ़ लेंगे तो सारे सेंटर, सारे सर्कल, सब कुछ, सारी रेडियस अच्छे से आसानी से समझ आ जाएगी, उनका कंपैरिजन आसान होगा। तो मैं सारी चीज़ें आपको एक साथ बता दे रहा हूँ, तो एक बार इसे ध्यान से पढ़िए, फिर हम आगे साथ में प्रोसीड करेंगे। क्या आपको एक कंसेप्ट पढ़ के समझ आया कि पीडल ट्रायंगल एग्जैक्टली होता क्या है? बड़ी सिंपल सी कहानी है, सॉर्टेड सी स्टोरी है स्टूडेंट्स, अगर आप समझ पा रहे हो तो। हाँ सर, पीडल ट्रायंगल मतलब क्या? जो आपके परपेंडिकुलर्स हैं, कौन कौन से? ए डी बी ई एन सी एफ, फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ कोर्स ए बी एन सी, ऑन दी अपोजिट साइड्स, वो क्या है? बी सी सी एन ए बी, है ना, ऑफ कोर्स अपोजिट साइड्स पे। तो इन परपेंडिकुलर्स अगर ये मीट करते हैं ओ पर, तो हमारा ओ क्या हो जाता है? ऑर्थो सेंटर। जरूरी बात यह है, ये जो परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉप किए, इनके जो फीट हैं डी ई एफ, ये जो परपेंडिकुलर्स हैं इनके जो फीट हैं डी ई एफ, अगर मैं इन्हें मिलाकर एक ट्रायंगल बनाऊं तो वो ट्रायंगल आपका कहलाता है पीडल ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। क्या ये बात आपको समझ आई? बड़ी सुलझी हुई सी सिंपल सी बात मैं आपसे कहूँ, यानी कि स्टूडेंट सोच के देखो, मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है ना, लेट्स से देयर इज, लेट्स से अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपने क्या किया? इस ट्रायंगल में आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये परपेंडिकुलर यहाँ मिल रहा है ना। यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मेरे ख्याल से ये परपेंडिकुलर आपका यहाँ मिल रहा है। क्या ये बात समझ आई? और यहाँ से जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये परपेंडिकुलर यहाँ कहीं आपको मिलेगा। तो ये जो 3 पॉइंट पे मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से? एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। अगर आपने इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, अगर आपने इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, यानी इसको इससे, आई होप आप बात समझ पाए, इससे यहाँ इससे और इसे यहाँ इससे, है ना। क्या बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, मतलब अगर सर मान लो ये जो ट्रायंगल था ओवरऑल, जो आपका बिगर ट्रायंगल था, ओरिजिनल ट्रायंगल था लेट्स से ए बी सी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो एक परपेंडिकुलर आपने डी ड्रॉप किया, बेस इसका फीट था ई और इसका फीट था एफ। तो ये जो डी ई एफ आपका ट्रायंगल बना है, ये जो आपका ट्रायंगल डी ई एफ बना है स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल को हम कहते हैं पीडल ट्रायंगल या पैडल ट्रायंगल, जो भी आप प्रोनाउंस करें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पैडल ट्रायंगल किसका है? ये पैडल ट्रायंगल किसका है? दिस इज द पैडल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और कौन है पीडल ट्रायंगल? ये है आपका पैडल ट्रायंगल डी ई एफ।
क्या ये बात आपको समझ पाई? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सॉर्टेड सी बात है। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं सर हम? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पीरियड ट्रायंगल में भी कई सारी बातें आती हैं। एक बहुत ज़रूरी बात सुनिएगा, जो आपके ओरिजिनल ABC ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर था ना, ऑर्थो सेंटर जो था आपके ट्रायंगल ABC का, वो जो ऑर्थो सेंटर था यानी क्या O है ना, जिसे आप H भी कह सकते हो ऑफ कोर्स, वही ऑर्थो सेंटर आपके पीरियड ट्रायंगल का इन सेंटर बन जाता है। सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है? अरे आप सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर मान लो अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे दिस इज अ ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो यहाँ आया, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो यहाँ आया, और इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मान लो यहाँ आया, है ना। तो अगर ये ट्रायंगल ओवरऑल था ABC, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो इसका पीरियड ट्रायंगल क्या बना सर? ये बना DEF। तो अगर मैं इस पीरियड ट्रायंगल की बात करूं, अब बहुत ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे इस पीरियड ट्रायंगल की बात करूं, मतलब D से E को ज्वाइन किया, मतलब F से E को, F से D को, और E से D को, क्या ये बात आपको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ इस पीरियड ट्रायंगल का अगर मैं इन सेंटर निकालूं, इस पीरियड ट्रायंगल का मैं इन सर्कल बनाऊं, तो इन सर्कल क्या होगा सर? इन सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जो इस सर्कल के, इस ट्रायंगल के तीनों एजेस को टच कर रहा हो, यानी आई थिंक ये थोड़ा काफ़ी हद तक एक अप्रोप्रिएट सा सर्कल है। तो जो इस सर्कल का सेंटर होगा, जो इस सर्कल का सेंटर होगा, जो इस सर्कल का सेंटर होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? इस ट्रायंगल DEF का इन सेंटर। इन सेंटर क्यों? क्योंकि DEF के इन सर्कल का ये सेंटर है। तो अगर वैसे कह रहा हूँ इन सेंटर, तो किसका इन सेंटर है स्टूडेंट्स? दिस इज द इन सेंटर ऑफ व्हाट? ट्रायंगल DEF। अगर ये ट्रायंगल DEF का इन सेंटर है, so this is also the ortho center of the triangle ABC, या उल्टा, जो ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर होता है वही ट्रायंगल DEF का इन सेंटर होता है। इन सेंटर मतलब अगर ट्रायंगल DEF के अंदर एक सर्कल बनाया होता है जो सारी एजेस को टच कर रहा होता, तो ऑफ कोर्स ये इस पॉइंट को जो ये इन सेंटर है वो ऑर्थो सेंटर ही होता। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, दोनों पॉइंट सेम ही होते हैं। यानी कि क्या, अगर A से D का परपेंडिकुलर, B से E तक का जो परपेंडिकुलर, C से F तक को ज्वाइन करने वाला जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ऑर्थो सेंटर और उस पीरियड ट्रायंगल का इन सेंटर, ये दोनों सेम होंगे। क्या ये बात आपको याद रखेगी? बहुत ज़रूरी बात है स्टूडेंट्स, इस पर बात बनती है, इस पर क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, तो इसे याद रखिएगा, है ना। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ज़रूरी सी प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को होपफुली नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आया तो थोड़ी और चीज़ें समझते हैं, थोड़ी और चीज़ें देखते हैं। एक बड़ा ज़रूरी सा मसला निकल कर आता है कि सर पीरियड ट्रायंगल, ये जो पेडल ट्रायंगल है, इसमें एरिया और सर्कम रेडियस जो होती है, इन रेडियस होती है, उनमें कैसे चीज़ें वर्कआउट की जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो वही, एरिया निकालने के लिए वापस वही कंसेप्ट, क्या सर? बेसिक प्रिंसिपल यही है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स एंड साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, और आई थिंक वो निकाला जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। जैसे कि क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, हमें कोई ना कोई दो साइड्स की जरूरत होगी और उनका इंक्लूडेड एंगल होगा, जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम निकाल रहे होंगे, एक अप्रोच, और बाकी सारे जो भी स्टैंडर्ड से एरिया के फॉर्मूले हमने सीखे उनके थ्रू। या फिर अगर आपसे कोई पूछता है, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कि पेडल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होती है? सर व्हाट डू यू मीन बाय सर्कम रेडियस? सर्कम रेडियस का सीधा सीधा सा मतलब है, सर्कम रेडियस का सीधा सीधा सा मतलब है कि सर एक ऐसा सर्कल जो इस पेडल ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस से पास हो रहा हो। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मतलब अगर मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया होता है स्टूडेंट्स जो इस पेडल ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस से पास हो रहा होता, कैसा सर्कल स्टूडेंट्स? आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, आई होप ये ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। ये एक सर्कल है स्टूडेंट्स। अब इस सर्कल की क्या खास बात है, ये सर्कल इसकी इस वर्टाइसेस से, इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से, तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है। तो ये सर्कल क्या हुआ? ये सर्कल हुआ आपका सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इस सर्कल का भी अपना कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और उस सेंटर से अगर इसकी किसी भी वर्टेक्स को आप कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगी? सर्कम रेडियस। आई होप मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर दे रहा हूँ चीज़ें, आपको इन शेप्स में कन्फ्यूजन नहीं हो रही। तो सर अगर पेडल ट्रायंगल की अगर मुझसे कोई पूछता है सर्कम रेडियस, तो वो होती है जो आपके बिगर वाले सर्कल की सर्कम रेडियस होती है उसका हाफ। यानी मैंने क्या कहना चाहा स्टूडेंट्स, आई होप आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर मैं समझाना चाहूँ तो जो आपका ट्रायंगल ABC था, इसकी जो भी सर्कम रेडियस थी स्टूडेंट्स, है ना, उसको कुछ मत करिए, उसका आप हाफ कर दीजिए। उसका क्या कर दीजिए? हाफ। जैसे ही आप उसका क्या कर देंगे? हाफ, आपको क्या मिल जाएगी? आपको क्या मिल जाएगी स्टूडेंट्स? आपका जो पेडल ट्रायंगल है, पेडल ट्रायंगल मतलब कौन सा? ट्रायंगल DEF, इसकी आपको सर्कम रेडियस मिल जाएगी। क्या ये बात आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स?
आई होप बहुत डिफिकल्ट सी बात मैं वापस से नहीं कह रहा हूँ। अगेन जैसा हमने ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर में रिलेशन देखा, जो हमारे बिगर ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर था और उसके पीडल ट्रायंगल का इन सेंटर वो सेम होता है, उसी तरीके से जो आपका बिगर ट्रायंगल है उसकी सरकम रेडियस का हाफ कर देंगे तो आपके पेडल ट्रायंगल की सरकम रेडियस आपको मिल जाएगी। क्या ये दोनों पॉइंट भी समझ आए? अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है तो एक और बात समझते हैं स्टूडेंट्स, इन रेडियस क्या होती है पेडल ट्रायंगल की? तो इन रेडियस जो होती है वो बड़ी मज़ेदार सी चीज़ होती है। सर अगर आप ट्रायंगल DEF का एरिया निकाल लेते हो तो उसे ट्रायंगल DEF के सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ऑफ कोर्स आपके ट्रायंगल की क्या मिल जाएगी? इन रेडियस। या फिर एक और बात, अगर आपको बिगर ट्रायंगल ABC से डील करना है तो उसकी सरकम रेडियस से cos A cos B cos C को मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो, तो आपको उस केस में भी आपके पेडल ट्रायंगल की इन रेडियस मिल जाएगी। क्या ये दोनों बातें आपको याद रखेंगी? बड़ी सिंपल सी बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये 2r cos A cos B cos C क्या है? यानी कि अगेन ऑफ कोर्स सुनिएगा बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इन रेडियस की। माय डियर एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट द इन रेडियस। इन रेडियस मतलब अगर ट्रायंगल DEF की मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट विल बी द इन रेडियस, है ना, तो इसकी इन रेडियस निकालने का तरीका है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आपका सरकम रेडियस आपको पता है तो उसका डबल किया, अगर आप उसको डबल करते हैं, जो बड़ा आपका ट्रायंगल था ABC उसके तीनों एंगल्स का cos A cos B cos C निकाला, उनका प्रोडक्ट करके डबल करके सरकम रेडियस से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपके पेडल ट्रायंगल की इन रेडियस मिल जाएगी। आई होप सारी बातें समझ आ रही हैं, तीनों चीज़ें क्लियर है। पेडल ट्रायंगल का एरिया, पेडल ट्रायंगल की सरकम रेडियस और पेडल ट्रायंगल की इन रेडियस, तीनों पॉइंट्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर ये सारी बातें समझ आई हैं तो कुछ ज़रूरी बातें रिकॉल करते हैं और फिर कई सारे न्यूमेरिकल्स के साथ अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हें हम कंसोलिडेट करेंगे। तो पहला पार्ट क्या स्टूडेंट्स, क्या हमने सबसे पहली बात तो ये सीखी कि सर जो होगा आपके ट्रायंगल का इन सेंटर, है ना, आई एम रियली सॉरी उल्टा बोल दिया, आपके जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका इन सेंटर, और मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं रियली सॉरी, जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका ऑर्थो सेंटर और आपका जो पेडल ट्रायंगल है उसका इन सेंटर वो सेम होते हैं। आई होप ये बात आपको याद है। इसके बाद I1, I2 और I3 अगर सेंटर्स हैं किसके? एस्क्राइब्ड सर्कल के, विच आर अपोजिट टू A, B and C respectively, and I is the center of in circle, then triangle ABC is the pedal triangle of triangle I1, I2, I3। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो गए। बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, जो बिगर ट्रायंगल बनता है, जो बाहर बनता है, बहुत बड़ा सा सिनेरियो बनेगा, तो उन बड़े बड़े आपके जो एक्स सर्कल्स हैं, अगर उनके सेंटर्स की हम बात करें, उन सर्कल्स के सेंटर्स की बात करें, तो उन सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करके जो आपका ट्रायंगल बनेगा उसके लिए आपका जो ABC होता है, आपके लिए जो ABC होता है वो पेडल ट्रायंगल की तरह बिहेव करता है। अगर आप विजुलाइज करना चाहते हो तो मैं इस लाइन को फिर से समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। I1, I2 and I3 आर द सेंटर्स ऑफ द एस्क्राइब्ड सर्कल्स विच आर अपोजिट टू A, B and C। यानी ध्यान से सुनिएगा, मान लो सर एक ट्रायंगल था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको विजुलाइज करवाता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं ताकि चीज़ें आप देख पाएँ। जैसे कि मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है ना, लेट्स से दिस इज योर ट्रायंगल। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर कुछ सर्कल्स बनाते हो, कैसे सर्कल स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 आप एस्क्राइब्ड सर्कल बना रहे हो, है ना। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, मैं एक और आसान तरीका क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, सुनते जाइएगा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से। मान लो अगेन देयर इज अनदर स्ट्रेट लाइन, लेट्स से दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन, इसको थोड़ा सा कन्वर्ज करते हैं तो और चीज़ें हमारे लिए आसान होगी। एंड लेट्स से देयर इज अनदर थर्ड स्ट्रेट लाइन, है ना, दैट गोज फ्रॉम समवॉट लाइक दिस, है ना। तो मान लो ये जो स्ट्रेट लाइंस 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको हम नाम दे देते हैं, इसे मैं कहता हूँ A, इसे मैं कह देता हूँ लेट्स से B और इसे मैं कह देता हूँ लेट्स से C। आई होप दिस डजंट बॉदर यू ऑल, इस बात को आप आसानी से समझ पा रहे हो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपने अगेन इन पर एक्स सर्कल्स बनाए, तो एक्स सर्कल्स आई होप बहुत टफ सा कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए, एक्स सर्कल्स बहुत सॉर्टेड सा कॉन्सेप्ट है। कैसे? अगर एक्स सर्कल समझे तो यहाँ पे एक्स सर्कल कैसा बनेगा सर? एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों को टच कर रहा हो, तो मेरे ख्याल से सर ये सर्कल कोइंसिडेंटली इन तीनों को टच कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स सर्कल एक और बन सकता है, वो एक्स सर्कल कैसा होगा सर? वो इन तीनों को टच कर रहा होगा। थोड़ा सा आई एम ड्राइंग इट अ लिटिल लार्जर, बट अगर इसे थोड़ा स्मॉल करके बनाना चाहें तो होपफुली ये हमारा एक और एक्स सर्कल बन जा रहा है। क्या आपको ये बात नज़र आ रही है स्टूडेंट्स? आई होप ये भी पॉइंट नज़र आ रहा है। और एक और एक्स सर्कल हम बनाएंगे तो वो एक्स सर्कल मेरे ख्याल से आपको यहाँ बनता हुआ ऑफकोर्स दिखेगा। क्या ये भी आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स? आई होप ये भी आपका एक एक्स सर्कल बन जा रहा है। तो सर ये आपके 3 जो है एक्स सर्कल्स बन रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? और इन 3 एक्स सर्कल्स को भी मैं इनके सेंटर्स को नाम दे देता हूँ। जैसे कि सर अगर शुरुआत करें साइड ए के जो अपोजिट, मतलब एंगल ए के जो अपोजिट है, साइड ए से जो एसोसिएटेड है, लेट्स कॉल इट I1, इसका जो सेंटर है
लेट्स कॉल इट I2 फॉर वाइल। बहुत प्रॉपरली मैं नहीं बना रहा हूँ, अभी भी मैं रैंडम से थोड़े से इमेजिनेशन पर ही काम कर रहा हूँ। और एंगल सी के जो अपोजिट है उसे हम कह देते हैं I3, है ना। अब अगर आप I1, I2 और I3 को ज्वाइन करते हैं, सर अगर आप अब I1, I2 और I3 को ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, मैं वो बात समझाना चाह रहा हूँ। अगर जैसे ही आपने I1, I2 और I3 को ज्वाइन किया तो पहले तो हम I2 और I1 को ज्वाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम I3 और I1 को ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर हम क्या बच जा रहा है स्टूडेंट्स, आई थिंक, आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। इसको हम यहाँ पर वापस रखते हैं, और एक और जो आपकी लाइन बन जा रही है कौन सी, I1 और I3 को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या आप देख पा रहे हो क्लियरली, बहुत प्रॉपर्ली तो आई हैवंट ड्रॉन इट, पर फिर भी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हो कि ये ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ये ट्रायंगल का वर्टेक्स यहाँ ड्रॉप हो रहा है, और ये ट्रायंगल का वर्टेक्स यहाँ ड्रॉप हो रहा है, और ये होना तय है ना, क्योंकि इनकी जो वर्टाइसेस होती है, जो आपका पेडल ट्रायंगल होता है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि जो ट्रायंगल ABC है, जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द पेडल ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल I1, I2 एंड I3। एंड आई होप आप ये बात रियलाइज कर पा रहे हो कि I1, I2, I3 मतलब क्या। सर I1, I2, I3 में अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉप करते तो उनके जो परपेंडिकुलर्स के जो फीट होते, उनके जो परपेंडिकुलर्स के फीट होते वो कहाँ कहाँ होते, एक तो यहाँ होता साइड पर, एक इस एज पर होता और एक इस एज पर होता। देखो आप कोइंसिडेंटली वही हुआ है, तो उन फीट्स को ज्वाइन करके अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता तो वो क्या बनता है, पेडल ट्रायंगल, और वो कोइंसिडेंटली क्या होता है, ABC। यानी अगर एक्स सेंटर्स को मिला के जो ट्रायंगल बनता है, उनके लिए जो ओरिजिनल ट्रायंगल था जिसके एक्स सेंटर एक्स सर्कल से आपने बनाए थे, वो ओरिजिनल ट्रायंगल पेडल ट्रायंगल की तरह बिहेव करता है। आई होप ये कंसेप्ट आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है, और आप ये आसानी से विजुलाइज कर पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आई होप ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से सॉर्टेड है। थर्ड लाइन, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग सर्कमसेंटर एंड द ऑर्थो सेंटर एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:2। इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टी है, इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं सुनिएगा बहुत ध्यान से। कभी भी आपको दिखे तो पहली बात तो ये कि ये सब आपके को सेंट्रिक, मतलब रियली सॉरी, ये सब आपके कोलिनियर होते हैं। जो चारों सेंटर्स होते हैं ना, कोलिनियर होते हैं। अगर इसमें मैं 3 सेंटर्स की बात करूं, कौन कौन से स्टूडेंट्स, सेंट्रॉइड की, अगर मैं बात करूं आपसे सेंट्रॉइड की, और किस किस की स्टूडेंट्स, सर्कम सेंटर की और ऑर्थो सेंटर की। तो ऑर्थो सेंटर को आप किससे डिनोट करते हो, आप ऑर्थो सेंटर को H से डिनोट करते हो, और आप सर्कम सेंटर को मान लेते हैं सर हम O से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि इन सेंटर को अगर हम I से डिनोट करते हैं तो सर्कम सेंटर को लेट्स डिनोट बाय O, है ना। तो सर अगर ये चीज़ें हैं, आई होप इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मैं बातें आपको सीधी सीधी समझाना चाहूँ तो H क्या है सर, H इज दी ortho center, what is G, G is the centroid, and what is O, O is the circumcenter। आई होप ये सारी बातें आपको पता है। और अगर मैं छोटी सी बात ऐसी बस इन जनरल रिकॉल करवाऊँ, सर्कमसेंटर किससे बनता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, सेंट्रॉइड मीडियंस का इंटरसेक्शन, और ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, विच इज़ अगेन ट्रू फॉर एनी ट्रायंगल, फॉर ऑल द ट्रायंगल्स। क्या कि जो आपका सेंट्रॉइड है, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो है, वो जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करवाने वाली लाइन है, मतलब पहली बात तो तीनों कोलिनियर होते हैं, तो जो सेंट्रॉइड है वो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर वाली लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है। मतलब सर्कम सेंटर से सेंट्रॉइड वाला पार्ट 1 होता है, और सेंट्रॉइड से ऑर्थो सेंटर वाला पार्ट 2 यूनिट्स होता है। इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से याद रखना स्टूडेंट। जैसे सेंट्रॉइड वर्टेक्स से सेंट्रॉइड वाला पार्ट 2 और सेंट्रॉइड से एज वाले पार्ट को 1 यूनिट में डिवाइड करता है, सिमिलरली सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड वाले पार्ट को 2 और सेंट्रॉइड से सर्कम सेंटर वाले पार्ट को 1 पार्ट में डिवाइड करता है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ज़रूरी बात है स्टूडेंट। ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो रही होगी, और आपको इसे अच्छे से समझते हुए अप्लाई करते हुए आना चाहिए। और भूलना मत, अगर मैं दोनों चीज़ें रिवाइज करवा दूँ स्टूडेंट्स तो भूलिएगा मत। सेंट्रॉइड की बात अगर मैं मीडियन के कॉन्टेक्स्ट में करूँ, अगर मीडियन के कॉन्टेक्स्ट में करूँ, है ना, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर सेंट्रॉइड की बात मीडियन के कॉन्टेक्स्ट में करूँ तो अगर आपकी मीडियन है AD, है ना, तो सेंट्रॉइड जो होता है वो AG वाला पार्ट 2 यूनिट होता है और GD वाला पार्ट 1 यूनिट होता है। ये आप क्या क्या होता है, बेस होता है स्टूडेंट्स, और ये आपकी क्या होती है, वर्टेक्स। आई होप आप भूल नहीं रहे हो, इस बात को याद रख पा रहे हो। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं सेंट्रॉइड की बात करूँ ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बाद, तो ऑर्थो सेंटर वाला पार्ट 2 यूनिट्स और सर्कम सेंटर वाला पार्ट 1 यूनिट होता है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, सर्कम सेंटर टू द ऑर्थो सेंटर डिवाइड्स इन द रेशियो 1:2। आई होप ये बात याद रहेगी। ये दोनों बातें याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज़ होता है, और ये कंसेप्ट तो आई होप अच्छे से अब डाइजेस्ट हो चुका है। अगर हम आगे बढ़ें तो एक और 2 और पॉइंट्स नज़र आते हैं स्टूडेंट्स, कौन से क्रूशियल से, बहुत ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द पेडल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन ट्रायंगल
bisects the sides of the given triangle and also the line joining the vertices of the given triangle to the orthocenter of the given triangle. सर बहुत बड़ी लाइन है, कुछ समझ नहीं आया, भूल जाओ, ध्यान से सुनना. This सर्कल इज नोन एज 9 पॉइंट सर्कल. सर एक और नया टर्म आप ले आए, आप तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हो सर, ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं. ये सब कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये सब सर्कल से रिलेटेड बातें. अब देयर कम्स अनदर थिंग विच इज कॉल्ड अ 9 पॉइंट सर्कल. जैसे हमने पढ़ा था पेडल सर्कल, पेडल ट्रायंगल, आई एम रियली सॉरी, वैसे ही एक और कंसेप्ट आता है 9 पॉइंट सर्कल. अब 9 पॉइंट सर्कल क्या होता है पता है, मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे कोई कंसेप्ट समझना होता है मैं उसे ब्रेक करता हूँ. आई ब्रेक इट इनटू पार्ट्स और मैं इसे ग्रेजुअली पढ़ता हूँ पार्ट्स में ब्रेक करके. जैसे मैं इसमें कीवर्ड्स पिक करना शुरू करूँ, आप समझिएगा मैं अपने आप की पढ़ाई कैसे करता हूँ. जब मुझे कोई कंसेप्ट समझना होता है तो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता हूँ. बहुत ध्यान सुनिएगा, ये आपकी हेल्प करेगा जब भी आप किसी बुक से चीज़ें पढ़ेंगे, है ना. तो पहली लाइन, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द पीरियड ट्रायंगल. तो सर पहले तो मुझे एक सर्कल चाहिए जो पीरियड ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा होगा. तो पहले इतना बना लेते हैं और विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट. और विजुलाइजेशन के लिए ड्रॉ करिए, है ना. तो सर मान लेते हैं एक पीरियड ट्रायंगल है, मान लेते हैं एक पीरियड ट्रायंगल है ना. तो सर पहली बात तो एक ट्रायंगल रहा होगा, एक ट्रायंगल रहा होगा, एक सीधा सीधा सा ओरिजिनल सा जेन्युइन सा ट्रायंगल रहा होगा. और इस ट्रायंगल का क्या बनेगा सर, इस ट्रायंगल का एक पीरियड ट्रायंगल बन रहा होगा, है ना. तो इस ट्रायंगल का एक पीरियड ट्रायंगल भी बना देता हूँ मैं, रैंडम सा बना दे रहा हूँ. आई होप आपको ये बात समझ आ रही. बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही सेम सा नहीं बना रहा हूँ, मेरी मर्जी से मैं थोड़ा सा एक अपने नीड के अकॉर्डिंग एक बना ले रहा हूँ. आई होप आप बात समझ पा रहे हो, है ना. अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर मान लो अगर ये जो आपका बाहर वाला ट्रायंगल था, ये था कि इन ऑफ कोर्स ओरिजिनल ट्रायंगल आपका ABC. तो इसका पीरियड ट्रायंगल क्या था, इसका पीरियड ट्रायंगल था ऑफ कोर्स D, E और F. तो वो ये कहना चाह रहा है कि सर पीरियड ट्रायंगल का सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल. तो सर पीरियड ट्रायंगल पे एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बना दो आप. ठीक है स्टूडेंट्स, बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे सर, इसकी तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाला सर्कल बेसिकली इसका सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल होगा. क्या ये बात आपको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? आई होप ये बात भी आप आसानी से डाइजेस्ट कर पा रहे हो. आई थिंक ये बिल्कुल सर एक ऐसा सर्कल है जो उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि ये F पर यहाँ से, E पर यहाँ से और D पर यहाँ से पास हो रहा है. क्या ये बात आपको समझ आई? यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं है. अब क्या, अब देखो, अब मैं आगे कैसे पढ़ूंगा. ऑफ अ गिवन ट्रायंगल, ऑफ अ गिवन ट्रायंगल, तो जो गिवन ट्रायंगल था उसका, है ना, बाइसेक्स द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल. तो कौन सा स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल है जो पीरियड ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा था वो बाइसेक्स कर रहा है. वो किसको बाइसेक्स कर रहा है? ऑफ अ गिवन ट्रायंगल, ऑफ कोर्स वो बाइसेक्स कर रहा है साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल. तो जो हमें गिवन ट्रायंगल दिया हुआ था ना स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ था इसकी साइड्स को ये बाइसेक्ट करता है. आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो सर्कमस्क्राइब सर्कल है ये आपका जो गिवन ट्रायंगल है इसकी साइड्स को बाइसेक्ट करता है. क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? कहाँ से बाइसेक्ट करेगा स्टूडेंट्स, मतलब अगर आप इन पॉइंट्स को ढूंढोगे तो ये जो पॉइंट्स है, जैसे एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है ऑफ कोर्स, है ना, और एक ऑफ कोर्स ये कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से. तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर रहा है. ऑल्दो ये लिखेगा दिखेगा नहीं, क्योंकि DEF क्लियरली मैंने पीरियड ट्रायंगल नहीं बनाया, बहुत ही ऑथेंटिक पीरियड ट्रायंगल नहीं बनाया जैसा वो होता है ना. तो मैंने कुछ एक रैंडम सा ये 3 वैल्यूज़ ली हैं. अब वो क्या कह रहा है सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं बहुत प्रॉपर्ली बनाऊँ तो वैसा दिखेगा भी आपको. फिर वो क्या कह रहा है, एंड ऑल्सो the lines joining the vertices, the lines joining the vertices of the given triangle. कौन सी लाइन स्टूडेंट्स? वो लाइंस जो vertices को ज्वाइन करती हैं किसकी, गिवन ट्रायंगल की, टू द ऑर्थो सेंटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल. क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. द लाइंस ज्वाइनिंग द vertices ऑफ द गिवन ट्रायंगल टू द ऑर्थो सेंटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल. मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल का, आई एम रियली सॉरी, इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो मेरे ख्याल से यहीं कहीं होगा. तो इन तीनों को, इन तीनों लाइंस को यहाँ से, इन तीनों वर्टाइसेस को इसके ऑर्थो सेंटर से ज्वाइन करने वाली है जो लाइंस हैं. आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मान लो सर ये इसका ऑर्थो सेंटर है, तो इसके ऑर्थो सेंटर को अगर आप तीनों वर्टाइसेस से ज्वाइन करवा देते हो, इस ऑर्थो सेंटर को अगर आप तीनों वर्टाइसेस से ज्वाइन करवा देते हो, तो सुनिएगा ध्यान से, इस केस में अगर मैंने अब एक ट्रायंगल बनाया होता, आई एम रियली सॉरी, इस केस में अगर मैंने एक सर्कल बनाया होता, इस केस में अगर हमने एक सर्कल बनाया होता तो वो सर्कल विल बी कॉल्ड द 9 पॉइंट सर्कल. तो कहीं कहीं अगर यूज़ में आता है कि व्हाट इज़ अ 9 पॉइंट सर्कल, तो आप कहोगे कि इस तरीके से ये बनता है. मतलब किसको, अगर ये आप HA या HB या HC को लेकर चलते हो, सो दिस विल बी कॉल्ड अ 9 पॉइंट सर्कल. और आप इसे ऐसे समझ सकते हो. आई होप इस पार्ट में कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है. और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट के साथ. और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसे आप पढ़िए और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे. मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको 9 पॉइंट ट्रायंगल समझाने की कोशिश करता हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक कंसेप्ट है. आप सारी बातें भूल जाओ, आप ऐसे समझो कि सर मान लो देयर इज अ ट्रायंगल. इमेजिन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट देयर इज अ ट्रायंगल, है ना. तो सर पिक्चर में हमारे पास है लेट्स से एक ट्रायंगल. सो दिस इज अ ट्रायंगल. पहली चीज़,
अब आप एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अब एक छोटी सी बात बताओ, 2-3 पॉइंट्स निकालो। पहला पॉइंट तो निकालो, आप सारे मीडियंस के पॉइंट निकालो कि मीडियंस कहाँ होंगी, मतलब मीडियंस कहाँ फीट अपने रखेंगे। तो अगर मैं इस साइड को डिवाइड करता हूँ तो मोटा मोटा ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ एग्जैक्ट इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही होगी, ये मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही होगी, और ये मोटा मोटा इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही होगी। बाइसेक्शन वाला पॉइंट समझ आ रहा है, मतलब ये यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, ये यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, और ये यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है। अब क्या, अब एक छोटा सा काम और करिए, अब आप एल्टीट्यूड्स ड्रॉप करिए। तो बहुत ध्यान सुनना कि सर अगर यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका फीट आएगा। सर अगर यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो वो यहाँ कहीं इसका फीट आएगा, और अगर यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो वो यहाँ कहीं इसका फीट आएगा। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं। बस एक रैंडम सा आइडिया दे रहा हूँ। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, दिस इज दी फीट ऑफ द एल्टीट्यूड। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपसे कहने वाला। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस, दिस इज क्लियरली नथिंग बट व्हाट, दिस इज द फीट ऑफ द मीडियन। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? जब आपने ऐसा किया तो क्या हो रहा है, मैं दोनों बातें जैसे उस पर्सपेक्टिव से 9 पॉइंट ट्रायंगल को समझा, 9 पॉइंट सर्कल को समझा, और इस पर्सपेक्टिव से भी मैं 9 पॉइंट ट्रायंगल सर्कल आपको समझाना चाह रहा हूँ। बहुत ध्यान सुनिएगा। अब मैं जो कह रहा हूँ नेक्स्ट बात वो सुनिएगा। अब आप एक काम करिए, अब आप एक छोटा सा काम ये करिए कि अब आप इन 6 पॉइंट से पास होने वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, या फिर अगर और कन्फ्यूजन है तो एक काम करिए, वो जो सारे आपने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए थे, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, यहाँ पर देखो ये जो सारे आपके एल्टीट्यूड्स थे, क्या आपको दिख रहा है, ये जो सारे एल्टीट्यूड्स थे, ये जो एल्टीट्यूड्स थे इनको प्रॉपर्ली ड्रॉ ही कर लीजिए। जैसे कि याद करो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है तो ये एल्टीट्यूड कैसा जा रहा होगा, ये एल्टीट्यूड कुछ ऐसा जा रहा होगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पर ये एल्टीट्यूड कुछ ऐसा जा रहा होगा, और ऑफ कोर्स ये वाला एल्टीट्यूड थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि ये वाला एल्टीट्यूड हमने यहाँ नहीं लिया, तो ये वाला एल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली यहीं आएगा। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना। ये वाला जो एल्टीट्यूड आएगा स्टूडेंट्स, ये वाला एल्टीट्यूड यहाँ से आते थे, मान लो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आएगा। वो बहुत सही मैंने अगेन नहीं बनाया, बट मैंने कुछ assumptions पे बात की थी। मान लेते हैं वाला एल्टीट्यूड यहाँ आएगा, है ना। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ, दिस इज नॉट दैट पार्ट। बस मान लेते हैं कि एल्टीट्यूड यहाँ आ रहा होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वो एक्जैक्टली वो पॉइंट नहीं है, बट हम मान लेते हैं, है ना। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इन पॉइंट्स के जो आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ की है, मान लो ये आपका क्या है, ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ये आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर। इस वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर का मिड पॉइंट ढूंढिए, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं होगा। इस वर्टेक्स से भी ऑर्थो सेंटर का मिड पॉइंट ढूंढिए, मेरे ख्याल से यहाँ होगा। और इस वर्टेक्स से भी ऑर्थो सेंटर का मिड पॉइंट ढूंढिए, वो यहाँ कहीं होगा। अब इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, अब इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। किन किन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं बनाया, बट अगर आप इन 9 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, अगर आप इन 9 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ऑफकोर्स आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये चीज़ें कैसे होंगी। और इस सर्कल को हम कहते हैं 9 पॉइंट सर्कल। और किन 9 पॉइंट से बनता है, मैं फिर से दोहराता हूँ। फीट ऑफ द मीडियन से पास होता है, फीट ऑफ द एल्टीट्यूड से पास होता है, एंड इट पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस के। मतलब ये जो डिस्टेंस थी, ये जो डिस्टेंस थी ये, और ये जो डिस्टेंस है ये सेम होगी। आई होप समझ आ पा रहा है आपको 9 पॉइंट ट्रायंगल क्या होता है, और इस पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस इसी बात को वहां पर थोड़ा घुमा के कह दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सर्कम सेंटर ऑफ द पेडल ट्रायंगल और अ पेडल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल टू द ऑर्थो सेंटर। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। इस बात को अगर मैं समझाना चाहूँ, अगेन ब्रेक करते हैं पार्ट्स में। पहले क्या स्टूडेंट्स, सर्कम सेंटर ऑफ द पेडल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन ट्रायंगल। तो एक गिवन ट्रायंगल होता है जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल होता है, और उसी का एक पेडल ट्रायंगल होता है। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सर मान लेते हैं देयर इज बेसिकली व्हाट, देयर इज बेसिकली अ ट्रायंगल। एक रैंडम सा कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लो दिस इज द ट्रायंगल। और अगर यहाँ पर एल्टीट्यूड्स ड्रॉप किए, अगर मैं बहुत ही प्रॉपर्ली बना दूँ ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो मान लो सर यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, तो आई थिंक ये एक एल्टीट्यूड हो जाने वाला है। और अगेन अगर यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो मेरे ख्याल से ये अप्रॉक्सीमेटली एक एल्टीट्यूड हो जाने वाला है। और जो थर्ड आपका एल्टीट्यूड जाएगा वो क्लियरली यहीं से पास हो रहा होगा। तो ये आपके क्या हैं, मोटे मोटे 3 एल्टीट्यूड्स, है ना। अब अगर क्लियरली ये थोड़ा हाईलाइट सा मैं ऐसा पार्ट दिखाऊं, और अगर इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, है ना, तो मैं किन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ सर, मैं इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। अगर इसे यहाँ इससे ज्वाइन किया, आई होप ये बात आपको दिख रही है। सर इसे यहाँ इससे ज्वाइन किया, आई होप ये भी बात आपको नज़र आ रही है। और सर अगर इसे आपने यहाँ इससे ज्वाइन किया, तो ये आपका क्या बन जा रहा है, ये आपका पेडल ट्रायंगल बन रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आई? मतलब ऑफ कोर्स ये जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है, दिस इज योर गिवन ट्रायंगल, लेट्स कॉल इट ABC, है ना। इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे तो ये था D, दिस वॉज योर E एंड दिस वॉज योर F। और DEF को जब ज्वाइन किया तो यू गॉट द पेडल ट्रायंगल और पेडल ट्रायंगल, व्हाटएवर यू विश टू कॉल इट। वो ये कह रहा है
सर्कम सेंटर ऑफ द पेडल ट्रायंगल। अब सर्कम सेंटर कैसे मिलेगा, मैं कह रहा हूँ पेडल ट्रायंगल का क्या बना लो, सर्कमस्क्राइब सर्कल। तो पेडल ट्रायंगल पर अगर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर देते हैं, तो सर्कमस्क्राइब करना मतलब क्या सर, एक ट्रायंगल बनाते, एक सर्कल बनाते हैं जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास हो रहा हो। तो सर होपफुली ये काफ़ी हद तक वैसा बन सकता है अगर इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाएं तो, है ना। तो कुछ थोड़े छोटे मोटे एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से कर कर हम थोड़ा एक, नॉट एग्जैक्टली अ वेरी प्रॉपर वन, बट मोटा मोटा एक बना सकते हैं कि सर ये जो है, ये जो सर्कल है, दिस इज कॉल्ड दी सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब इस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का जो सेंटर है, मेरे ख्याल से अगर एक हल्का सा आइडिया लेना चाहूँ तो कहना है इसे कि सर इस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का जो सेंटर होगा वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं होगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो? यहाँ तो थोड़ा नीचे मैंने बना दिया, बट आई होप आप समझ पा रहे हो, यहाँ कहीं होगा। क्या बात आपको समझ आ रही है? और बाय द वे व्हाट वाज द ऑर्थो सेंटर, सर ये जो तीनों एल्टीट्यूड्स को इंटरसेक्ट कर रहे थे, दिस वाज द ऑर्थो सेंटर, है ना। मैं फिर से आपको दोहरा दूं, ये जो है दिस इज द सेंटर, है ना। और टू बी मोर स्पेसिफिक, सर्कम सेंटर ऑफ द पेडल ट्रायंगल, ऑफ द पेडल ट्रायंगल। कौन सा पेडल ट्रायंगल स्टूडेंट्स? पेडल ट्रायंगल कौन सा आपका? DEF, है ना, जो कि पेडल ट्रायंगल किसका है? DEF ABC का पेडल ट्रायंगल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर दिस इज द ऑर्थो सेंटर, दिस इज द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ऑफ विच ट्रायंगल? सर ऑर्थो सेंटर ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। कौन सा? ऑफ द गिवन ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल ABC। बाय द वे आई होप आई नीड नॉट रिमाइंड यू कि जो ऑर्थो सेंटर है यही इस पेडल ट्रायंगल का इन सेंटर भी होता है। तो इसे आप चाहते तो क्या कह सकते थे? याद आ रही है स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी जस्ट अभी हमने एक्सप्लोर की कि जो आपका पेडल ट्रायंगल होता है, याद आ रहा है ना, उसी का इन सेंटर आपके ओरिजिनल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है। तो या तो आप चाहो तो इसे कह लो ऑर्थो सेंटर ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल, या फिर आप चाहो तो इसे क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो इन सेंटर ऑफ द पेडल ट्रायंगल, है ना। कौन सा? DEF। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ आ रही हैं। अब क्या वो कहना चाह रहे हैं इसे समझते हैं। हमने क्या ढूंढ लिया? सर्कम सेंटर ऑफ द पेडल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन ट्रायंगल, आई एम रियली सॉरी, ऑफ द पेडल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन ट्रायंगल ऑफ कोर्स, bisects the line joining the circumcenter of the triangle to the ortho center। क्या आपको बात समझ आई? ये बाइसेक्ट करता है कौन सा स्टूडेंट्स? पॉइंट सर्कम सेंटर। ये जो पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स कौन सा? ये वाला पॉइंट, ये बाइसेक्ट कर रहा है। किसे बाइसेक्ट कर रहा है उसको सुनिएगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। किसे? वो सुनिएगा बहुत ध्यान से। द लाइन जॉइनिंग, ये वाला पार्ट, द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल टू द ऑर्थो सेंटर। तो जो आपका ओरिजिनल सेंटर रहा, ओरिजिनल सर्कल रहा होगा, जो आपका ओरिजिनल सर्कल रहा होगा, ओरिजिनल सर्कम सेंटर रहा होगा, उसका जो सर्कम सेंटर आएगा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि सर उसका सर्कम सेंटर यहाँ कहीं आता है। ये आपका कौन सा सर्कम सेंटर है स्टूडेंट? सर ये जो है दिस इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल लेट्स से ABC। तो जो आपका ट्रायंगल ABC था उसके सर्कम सेंटर और उसके ऑर्थो सेंटर को जो आपके पेडल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब पहली बात तो ये तीनों कोलिनियर होते हैं, और दूसरी बात कि ये और ये इक्वल होते हैं। क्या ये बात आपको याद रहेगी? आई होप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी बात मैंने नहीं की, बट मैं चाह रहा था कि आप अच्छे से विजुलाइज कर पाएँ। तो बहुत ही प्रॉपरली आई हैव ट्राइड मेकिंग यू इमेजिन ऑल दिस। आई होप अभी चीज़ें सॉर्टेड है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊँ तो ओरिजिनल ट्रायंगल का अपना एक सर्कम सेंटर होगा, ओरिजिनल ट्रायंगल का अपना एक ऑर्थो सेंटर होगा। उसे कौन? उसे सर आपका जो पेडल ट्रायंगल है उसका सर्कम सेंटर बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो पहली बात तो तीनों कोलिनियर होते हैं और वो एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में होता है। तो कभी मुझसे बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाए, सुनिएगा बहुत मजेदार सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आया कि सर, मतलब ऐसा बहुत दिमाग लगा के सोचने की जरूरत ही नहीं होगी, सोच के बोलो कि सर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए उन्होंने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए लेट्स से x1, y1, है ना। और ये पॉइंट कौन सा है सर? ये पॉइंट कुछ नहीं है, दिस इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल, गिवन सर्कल आपका कौन सा? ABC, है ना। सर व्हाट इज दिस? सर दिस इज द सर्कम सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल और द गिवन सर्कल ABC, जिसके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने कह दिया कि x2, y2। अब वो पूछता है कि सर इस ABC ट्रायंगल के, बिगर सर्कल में बोल रहा हूँ, सॉरी बिगर ट्रायंगल ऑफ कोर्स, इस ABC ट्रायंगल के आपके ऑर्थो सेंटर के और सर्कम सेंटर के हमने कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए, तो क्या इसके पेडल ट्रायंगल के सर्कम सेंटर के आप कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? तो आप क्या बोलोगे? अब आपको अगर ये कंसेप्ट पता है, अगर ये बारीकी पता है, तो आपको बस इनका मिड पॉइंट निकालना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप क्या कहोगे? आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कहोगे कि सर मिड पॉइंट होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा
जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये पॉइंट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। पर फिलहाल मेरे ख्याल से एक कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है कि ये जो है पेडल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, ये ओरिजिनल गिवन ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल आपके उसके सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को बाइसेक्ट करता है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये कंसेप्ट समझ आया तो अब हम शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अब हम कुछ क्वेश्चंस और PYQs के थ्रू इस चैप्टर के इस पार्ट को, इस टॉपिक को कंसोलिडेट करेंगे। मेरा यकीन है अभी तक जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली आपको समझ आई और यहाँ तक कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं है। तो जैसा हमारा प्रोटोकॉल है कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे और खुद से इसे ट्राई करेंगे और फिर हम ऑफकोर्स डिटेल में से डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई सॉल्व दिस, यू गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स एंड सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। बड़ा साधारण सा, सिंपल सा, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। अगर आप चीज़ें सोच पाते हैं तो आपने वर्कआउट किया होगा। मेरा यकीन है आपने इसे ट्राई किया, इसकी अप्रोच कमेंट में मेंशन किया और आपने आंसर भी ज़रूर लिखा होगा। विद दैट स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका आज के लिए होमवर्क क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर और इसी कंसेप्ट पर जो सारी चीज़ें हमने सीखी उन पर बेस्ड प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में डेडिकेटेडली हम कई सारे क्वेश्चन जो आज हमने कंसेप्ट सीखे इन पर बेस्ड होगा, और क्वेश्चंस और PYQ के थ्रू हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे आज वाले इस कंसेप्ट की। तो इसी के साथ ये होमवर्क क्वेश्चन है और कंटिन्यू करेंगे। मेरा आंसर जरूर बताइएगा मुझे आप किस क्वेश्चन का क्या आप आंसर लेकर आए। सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स का, ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यानी आपको एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट पर, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन नहीं है, मतलब एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE नीट, NTSC, ओलंपियाड, CUET, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। विद दैट स्टूडेंट्स, आप एक्सेस कर सकते हैं हमें या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर, या फिर हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन या वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, इनसे अगर आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं तो ज़रूर इन्हें लाइक भी करिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा चैनल को कि आप कोई भी नया अपडेट या वीडियो मिस नहीं करेंगे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम दरख्वास्त करते हैं आप शेयर करें, क्योंकि उससे कई सारे स्टूडेंट्स एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से बेनिफिट हो सकते हैं, और वो भी इसे अवेल करके अपनी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू करके अपनी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।